सीओ दोजिन देखने में तो एकदम नॉर्मल सा हाई स्कूल किड लगता है, पर असल में ये बंदा सोलो में पूरा डंजन साफ कर देता है। इस बार भी वो एक ऐसे डंजन में घुसा हुआ है जहाँ जाइगेंटिक ऑर्क्स भरे पड़े थे, जिन्हें देखकर कोई भी बोले भाई ये तो इम्पॉसिबल फाइट है। लेकिन दोजिन वो तो उनके लीडर को एक ही पंच में उड़ा देता है, बिल्कुल रियल लाइफ साइतामा मोड ऑन। बाकी ऑर्क्स भी उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोजिन इतनी फास्ट और इतनी पावरफुल है कि उनको ओवरग्रोन कॉकरोचेस की तरह फोड़ देता है। और एक ऑर्क से उसे मिलता है एक रेयर मैजिक स्टोन, ऐसा आइटम जो उसकी एबिलिटीज को और भी इंसेन लेवल तक बढ़ा सकता है। लूट से खुश होकर वो स्टोन अपने बैग में डालता है और बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक गिल्ड की एक पूरी गैंग उसे घेर लेती है। वो लोग जो इस डंजन के मालिक, वो लोग अपने नंबर्स और रैंक पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि सोचते हैं अरे ये तो बस एक हाई स्कूलर है, इसको पकड़ना तो आसान होगा। बट ब्रो, यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। जैसे ही वो लोग डोजिन को पकड़कर हैंडकफ्स पहनाने की कोशिश करते हैं, डोजिन थोड़ा सा दिखा देता है कि असली ताकत किसे कहते हैं। चारों तरफ से वो लोग उस पर इलेक्ट्रिक शॉकर्स से हमला करते हैं, लेकिन पूरा अटैक वेस्ट जाता है। दोजिन उन्हें बच्चों की तरह धूल चटाता है। कोई लड़का नहीं, पूरा वॉकिंग डिजास्टर है वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लड़का आखिर है क्या चीज। उसके बाद दोजिन बड़ी शांति से डंजन से बाहर निकल जाता है, जैसे अंदर कोई फाइट हुई ही नहीं। अब असली सवाल, दोजिन इतना ओवरपावर्ड आखिर है क्यों? असल में वो पहले एक और दुनिया में रहता था, एक ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर्स के इन्वेजन से बर्बाद हो चुकी। वो मॉन्स्टर्स इस दुनिया के क्रीचर्स से लाख गुना ज्यादा खतरनाक थे। लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, सिर्फ इसीलिए कि अपनी दुनिया, अपना घर बचा सके। और उन्हीं फाइटर्स में था इस कहानी का असली नाम, कार्सिलियन लेवेंडाइन, एक ऐसा वॉरियर जो दिन रात राक्षसों से भिड़ता रहा। सालों तक उसने अकेले हजारों मॉन्स्टर्स के ढेर लगा दिए। एक ही तलवार, शून्य डर और मौत के सामने भी न झुकने वाला दिल। आखिर वो दिन आया जब उसे लड़ना पड़ा एक ऐसे राक्षस से जिसे कह सकते हो एरेन का भाई बट फ्रॉम हेल। लड़ाई भयंकर थी, ब्रूटल थी, लेकिन कार्सिलियन ने उस हरामी को भी ढेर कर ही दिया। लेकिन इस लड़ाई के बाद कार्सिलियन खुद भी मौत के हवाले हो गया। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही थी। जब उसकी आत्मा उस अंधेरे वॉइड में भटक रही थी, तभी उसे मिला एक इंसानी लड़का, अर्थ से आया हुआ। उस लड़के का नाम था सेयो दोजिन, और वो भी मौत के बिल्कुल करीब था। मरने से पहले डोजिन ने कार्सिलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन कार्सिलियन ने बिना सुने ही मना कर दिया। भाई बस शांति से मरना चाहता था, बस इतना ही। कार्सिलियन अब सब बकवास से तंग आ चुका था। उसने अपना देश खो दिया, अपने सारे प्यारे लोग खो दिए, और अंत में खुद भी एक डॉग्स डेथ मर गया। उधर ये लड़का सेयो दोजिन जीना तो खुद भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। आखिरकार लगता है कि वंडायन इस लड़के की रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। लड़का एकदम कैंडी स्टोर वाले बच्चे की तरह चमक उठता है और हिम्मत करके बस इतना कह पाता है कि उसके फैमिली को शांतिपूर्ण जिंदगी मिल जाए। और हमारा बंदा वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी ले लेता है, दोजिन के परिवार को प्रोटेक्ट करने की। और अगले ही पल उसकी आत्मा पहुंच जाती है अर्थ पर। अब वो टीनेज बॉय दोजिन के शरीर में है, और उसका पहला मिशन है नामसन गेट में घुसपैठ करना, जो ऑब्वियस रीजंस की वजह से सी रैंक गेट है। यहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को एंट्री मिलती है, इसलिए ऑटोमेटेड मशीन बार बार चिल्ला रही है स्कैन योर आईडी कार्ड। लेकिन भाई के पास आईडी कहां से आएगी? वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे ऑथराइज्ड बिल्डिंग की दीवार फोड़कर अंदर घुस जाता है, और पूरा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अंदर पहुंचकर वो आराम से घूमता है, बस किसी मॉन्स्टर की तलाश में जिसे वो फोड़ सके। तभी उसे मिलती है एक पार्टी ऑफ लाइसेंस्ड हीरोज, जिनके पास ऑफिशियल परमिशन भी है। वो लोग उसे देखकर सोचते हैं कि शायद ये कोई बच्चा है जो रास्ता भटक गया, तो बोलते हैं कम ऑन ब्रो, हम भी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, हम तुम्हें बाहर छोड़ देंगे। दोजिन कुछ बोलता नहीं, उसकी साइलेंस ही इतनी वियर्ड वाइब दे रही थी कि हीरोज भी कंफ्यूज हो गए। कपड़े भी इतने कैजुअल कि हीरो कहना मुश्किल, और आजकल के पोर्टर्स भी इतने सिंपल लुक में नहीं आते। ऊपर से बैग भी ऐसा कि जिसको देखकर लगे यह बंदा तो शायद अपनी ओरिजिनल पार्टी द्वारा छोड़ा हुआ कोई क्लूलेस पोर्टर है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऑफ लग रहा था। आखिर दोजिन बोलता है और साफ बता देता है कि वो यहाँ किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि खुद अपने दम पर आया है। यह सुनकर पार्टी का एक हीरो लंबी सांस लेकर समझ जाता है कि मामला क्या है। वो कहता है कि उसने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो फ्लैशी टीवी कमर्शियल्स देखकर हीरो बनने का बोनर पकड़ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो किए गेट में घुसना सीधे मौत को इनवाइट करना है। पहले हीरो बनने की सर्टिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग, और ऊपर से यह गेट सी रैंक है। कारण भी बहुत सॉलिड है। अगर कोई नया रुकी अभी अभी हीरो बनने का करियर शुरू कर रहा है, तो उसे सीधे एफ रैंक गेट की तरफ भागना चाहिए, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन यहाँ ये हीरो साहब इतनी देर से फालतू ज्ञान उड़ेल रहा था, और दोजिन उसे बिल्कुल साफ बोल देता है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब नेचुरली हीरोज की पूरी पार्टी हक्का बक्का रह जाती, क्योंकि ये किड इतने कोल्ड टोन में उनको ही क्लैप बैक कर रहा था। आखिर वो लोग तो हेल्प करने आए थे। थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन उनके लीडर ने सबको शांत कर दिया। अगर ये हेल्प नहीं चाहता तो रहने दो, लाइफ खुद सिखा देगी। लीडर पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये लड़का जल्द ही समझ जाएगा कि किसी
समझदार इंसान की बात को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि गेट की क्रूरटी उसे असल रियलिटी दिखाएगी, वो वाली रियलिटी जो टीवी शो कभी नहीं दिखाते, जहां हीरो बनना किसी सेकंड कमिंग ऑफ क्रिस्ट जैसा लगता है। डोजिन आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में उसे सामने दिखता है एक जेंट टॉल, जो उसे देखकर ऐसे घूर रहा था जैसे अभी यही निकल जाएगा। मॉन्स्टर ने एक भारी अटैक फेंका, लेकिन वो सिर्फ जमीन पर लगा, क्योंकि डोजिन इतनी फास्ट मूव कर गया कि ट्रोल को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर डोजिन ने अपनी मुट्ठी को कसकर घुमाया और एक डेवास्टेटिंग पंच मारा, इतना जबरदस्त कि ट्रोल का चेहरा लिटरली उड़ गया। स्ट्रेट अप वन पंच मैन प्लन ओमनी मैन किलिंग स्प्री कॉम्बो। मॉन्स्टर को मार गिराने के बाद आता है सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा, लूट टाइम बेबी। पहले वो मॉन्स्टर की तलवार उठाता है, फिर उसी तलवार से उसके शरीर को चीर कर निकालता है एक चमकता हुआ जेम स्टोन। ये बस एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन था, इतना बेकार कि पिछली जिंदगी में डोजिन ने कभी इन्हें छूना तक पसंद नहीं किया। लेकिन अभी वो पूरा कंगाल है, तो जो मिले अच्छा है। तभी अचानक कुछ और मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं, अपने दोस्त की उड़ी हुई हेड देखकर तमतमाए हुए। डोजिन पलटकर वो जेमस्टोन इतनी तेजी से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर वहीं के वहीं उड़ जाता है। बाकी दो बेवकूफ भी ऐसे चार्ज करते हैं जैसे खुद ही अपनी मौत की डेट फिक्स करने आए हो, और डोजिन खुशी खुशी उनका काम तमाम करता जाता है। अब सीन कट होकर वापस जाता है हीरोज की पार्टी पर, जो अभी भी इस डेंजरस टेरिटरी से गुजर रही है। उनके दिमाग में अभी तक वही किड घूम रहा है, वही लड़का जिससे उनकी मुलाकात हुई थी। ऑरेंज हेयर्ड वाली हीरो सच में चिंतित थी कि कहीं डोजिन मर न गया हो, लेकिन लीडर उसे समझाता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर वो सच में अनऑथराइज्ड घुसपैठिया है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, और चूंकि ये गेट सिर्फ सी रैंक है, लीडर कॉन्फिडेंटली बोल देता है इस किड का यहाँ मरना लगभग असंभव है। जब तक वो लड़का बेवकूफी में मॉन्स्टर्स पर सीधा नहीं टूट पड़ता, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। बाल्डी भी लीडर की बात मान जाता है, उसे पूरा यकीन है कि वो एरोगेंट ब्रैट अभी कहीं डर के मारे कांप रहा होगा, बस एजेंट्स का इंतजार कर रहा होगा कि कोई आए और उसकी एस बचाए। लेकिन असली कहानी तो पूरी उल्टी चल रही है। डोजिन ही उन प्लस साइज्ड सैंडबैग्स यानी मॉन्स्टर्स को डरा कर रख रहा है। एक पंच और शिकार टपक जाता है। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि मॉन्स्टर्स उसे छू भी नहीं पा रहे। किसी की तलवार का वेट क्या ही नुकसान करेगा जब वो उन्हें छू तक नहीं सकते। वो एक बेवकूफ मॉन्स्टर के बिल्कुल पीछे टेलीपोर्टेड जैसे प्रकट होता है और इतनी जोरदार किक मारता है कि उस दैत्य का पूरा सिर फटाखे की तरह उड़ जाता है। सारे चिंदी मॉन्स्टर्स गिरते ही वो उनकी तलवारें उठाकर उनके शरीर से स्वीट मैजिक स्टोन्स हार्वेस्ट करने लगता है, सब अपने लिए, कोई शेयरिंग नहीं। कुछ देर बाद उसका बैग स्टोन्स से भर चुका है और वो वापस लौटने की सोचता है, पर ऑनेस्टली आज की ग्राइंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सारे लो ग्रेड जेम्स बैग में लिटरल डेड वेट भर गया है। तभी आखिरकार कंट्रोल सेंटर का एक एजेंट उसे स्पॉटिंग कर लेता है और बाकी सूटेड दोस्तों को बुलाता है। डोजिन मुड़ भी नहीं पाता कि ये लोग पहले ही उसे एक ठंडी यू आर इन डीप ट्रबल वाली स्टेयर दे रहे होते हैं। ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से है और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। डोजिन थोड़ा अनश्योर पड़ता है और यही हेजिटेशन सूट्स को और भी टेंस कर देता है। उनका टोन एकदम कोल्ड और स्ट्रिक्ट हो जाता है। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, कोऑपरेट करो। लेकिन डोजिन के चेहरे पर तो साफ लिखा है, भाई ये अननेसेसरी ड्रामा मत करो। उसका पूरा मूड खराब हो चुका है। वो बहस करने के मूड में नहीं तो बस मुड़कर जाने लगा। वर्ड्स काम नहीं करते तो सूट्स धमकी पर उतर आते हैं। अगर उसने मना किया तो उसे हैंडकफ्स पहनाए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो फिजिकल फोर्स भी इस्तेमाल होगा। एक इम्पेशेंट सूट आगे बढ़कर डोजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे इंजरीज की धमकी देने लगता है। ऊपर से बोलता है कि अगर कुछ हुआ तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लड़के पर आएगा, सो बेटर सेटल इट विद वर्ड्स नॉट वायलेंस। लेकिन डोजिन अब इनकी यैपिंग से ऑफिशियली डन है। वह उस कमीने का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचता है और एक ठंडी वार्निंग देता है, मेरे रास्ते में कांटे मत बनो, हट जाओ। जैसे ही सीन शुरू होता है उसके पूरे शरीर में एक कोल्ड चिल दौड़ जाता है। उधर बाकी के दो कमीने भी अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड बैटॉन्स निकाल लेते हैं। ये कोई नॉर्मल लाथिस नहीं, ये ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स होते हैं, इतनी पावर वाले कि आराम से किसी ऑर्क को भी गिरा दें। लेकिन इनसे हमारे भाई को फिजिकल डैमेज देना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हमारा बांडा बिना टाइम वेस्ट किए एक कमीने का हाथ इतनी जोर से मोड़ता है कि वो लिटरली वाइनी बिच की तरह चीखने लगता है। इसके बाद वो एक फाइनल वार्निंग भी दे देता है, अभी भी वक्त है, निकल लो यहां से, वरना जो थोड़ी सी डिग्निटी बची है ना वो भी छाली जाएगी। लेकिन ड्यूटी बाउंड सूट्स कहां मानने वाले थे, मजबूर होकर वायलेंस पर उतर आते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने मैजिक स्टाफ से उसे टैग कर दें। तभी हमारा बांडा एक को पीछे से क्रशिंग ब्लो मारता है और दूसरे के पेट में सीधा घूंसा दे देता है। अब बचता है सिर्फ वो चश्मिश वाला बंदा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। बंदा क्लियरली समझ जाता है कि अब उसकी बारी है और टेंशन में आ जाता है।
और तभी डोजिन अचानक से ब्लर होकर हवा में गायब हो जाता है, लिटरली डिसअपीयर। पुअर बास्टर्ड तो वही पैनिक कर जाता है। फिर नेक्स्ट सेकंड एक स्नीकी पंच सीधा उसके पेट में लगता है और वो दर्द से पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। लगता है डोजिन अब इस कांस्टेंट बुलशिट से तंग आ चुका है, एजेंट्स, पंगे, चेस, सबसे। इसीलिए फाइनली उसके दिमाग में आता है कि हीरो रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए। एजेंट भी टुरेंट समझाता है, एज लॉन्ग एज टू कोई इलीगल या शेडी काम नहीं करेगा, एजेंट्स तुझे चेज नहीं करेंगे। डोजिन को क्यूरियोसिटी होती है, ये रिफ्ट होता क्या है, और ये सिंपल सा सवाल भी एजेंट को मोमेंटरीली ब्लैंक कर देता है। चलो एक क्विक कॉन्टेक्स्ट। इस दुनिया में मल्टीपल पैसेजेस हैं जो एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से मॉन्स्टर्स का गेमस्टोन लूट मिलता है, जिसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इन पैसेजेस को फुल कंट्रोल में रखती है। हर वो पैसेज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या हीरो एंट्री के लिए ओपन होता है, उसे गेट कहते हैं, और जो पैसेजेस ओपन या कंट्रोल्ड नहीं होते उन्हें कहते हैं रिफ्ट्स। अब वापस डोजिन पे आते हैं। बेचारे को इरिटेट इसलिए होता है क्योंकि ये सूट हर जगह उसके पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी गेट से गुजरे। एजेंट समझाता है, भाई लोग, जब भी कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन गेट में घुसता है, कंट्रोल सेंटर को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है और फिर एजेंट्स को तुरंत वहां भेज दिया जाता है। और रही बात रिफ्ट एंटर करने की, एजेंट साफ बोल देता है कि रिफ्ट्स कोई आसान एंट्री पॉइंट्स नहीं होते। रिफ्ट में घुसना मतलब सीधा सख्त पनिशमेंट बुलाना, ना कोई वार्निंग, ना कोई प्ली डील। लेकिन डोजिन को इन बातों से जीरो मतलब था। उसने उस बेचारे एजेंट का चेहरा पकड़ा और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई ट्रैश बैग हो। अब वो पुअर एजेंट पछता रहा था कि काश उसने पहले ही हेडक्वार्टर्स को कॉल कर दिया होता। ये पूरा मामला उसके पे ग्रेड से बहुत ऊपर था। डोजिन जाते जाते उसे एक आखिरी बार घूरता है, सोचता है कितना वीकलिंग है ये। वो कमजोर एजेंट शायद हाथ तोड़वा बैठा था, फिर भी जोर जोर से धमकियां दे रहा था कि वो डोजिन को पकड़कर बिहाइंड बार्स डलवा देगा। सीन कट होकर आता है सोल गैशन डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्यूमचन डिस्ट्रिक्ट। ये विशाल बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। यहाँ मैजिक स्टोन्स और गेट्स से निकली हर चीज की ट्रेड्स होती हैं और आजकल तो जगह फुल बिजी रहती है। इसी जगह डोजिन एक स्टोर की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ मैजिक स्टोन्स खरीदे बेचे जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उसका स्वागत एक टिपिकल जीन्सी बंदे से होता है जो इंस्टा रील्स में दिमाग सड़ा रहा था। डोजिन के स्टोन्स बेचने की बात करते ही दुकानदारी चालू। ओनर तुरंत अपनी दुकान की तारीफें शुरू कर देता है कि उनके रेट्स पूरे देश में सबसे हाई हैं। डोजिन लो ग्रेड जेम जिन पर मॉन्स्टर का खून लगा था काउंटर पर डाल देता है। मालिक का चेहरा एकदम खट्टा पड़ जाता है, जैसे किसी ने पीछे से ठोक दिया हो। खून देखकर उसे घिन आ रही थी, फिर भी कंप्लेंट नहीं करता और प्रोसेस शुरू कर देता है। पूछता है, कॉफी चाहिए? थोड़ी देर बाद डोजिन आराम से कॉफी पी रहा होता है और ऑनर बड़े ध्यान से स्टोन को साफ कर रहा होता है। आखिर में हिसाब निकलता है 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर प्लस लोअर ग्रेड स्टोन। 40% कमीशन काटकर डोजिन को मिलेंगे, करीब 5.5 मिलियन वॉन। लेकिन भाई को 40% देना बिल्कुल फेयर नहीं है लगता है। शिकारी वो, मेहनत उसकी, फिर ये बंदा आधा पैसा लेने की सोच भी कैसे सकता है? ओनर फिर भी शान से बोलता है कि वो तो एहसान कर रहा है क्योंकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स तो 45% या उससे भी ज्यादा काटते हैं। वो दुकानदार इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि बोल देता है अगर डोजिन को प्राइस पसंद नहीं तो स्टोन्स वापस ले जाए, क्योंकि उसके हिसाब से उससे ज्यादा कोई देने वाला है ही नहीं, या फिर यही उसका बड़ा दावा था। लेकिन हमारा लड़का इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने प्रेशियस स्टोन्स वापस बैग में भरने लगता है। अपनी चालें फेल होती देख वो घटिया दुकानदार डोजिन का हाथ पकड़ लेता है और पैसे मांगने लगता है, 30,000 वॉन एप्रिसल के और ऊपर से 10,000 कॉफी के। साथ ही रोना शुरू कि ब्लड साफ करने में उसका एक्सपेंसिव टॉवल भी खराब हो गया। सब जोड़कर उसका हिसाब कहता है डोजिन उसे करीब 3,50,000 वॉन देता है। लेकिन भाई बिल्कुल नहीं मानता। वो ऐसी बकवास डिमांड्स का 1 इंच भी जवाब देने वाला नहीं था। कुछ न चलते देख वो दुकानदार अब स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स पर उतर आता है। बोलता है उसके पास सी क्लास हीरो है जो उसकी गार्ड टीम है। और तभी पीछे का दरवाजा खुलता है। 3 मोटे तगड़े बंदे अंदर आते हैं, पूछते हुए कि किसने बुलाया। अगर कोई ट्रबल कर रहा है तो वो उसको संभाल लेंगे। डोजिन बस ठंडी धारदार नजर मारता है दुकानदार को और दुकानदार भी उसी इंटेंसिटी में स्टेयर बैक करता है। कुछ सेकंड के लिए ही सीन कट होता है और मालिक का चेहरा अब पूरा पसीने में भीगा, डरा हुआ नजर आता है। अभी थोड़ी देर पहले खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था, लेकिन डोजिन ने उसकी 3 पिग गार्ड्स को बिना एक पसीना बहाए उठाकर पटक दिया। अब साफ हो गया कि असली एमसी कौन है। फिर डोजिन काउंटर पर जाता है और प्यारे से स्माइल के साथ कमीशन को सीधा 1% पर नेगोशिएट कर देता है। और ऑब्वियसली जब डोजिन जैसी आंखें सीधे तुम्हारी सोल में घुस रही हो तो बार्गेन करने की हिम्मत किसकी होती है? डील हो जाती है और वो पूरा माल जो उसने पसीने से नहीं फिस्ट से कमाया लेकर बाहर निकल जाता है। एक मोटा सा नोटों का बंडल उसके हाथ में चमक रहा। घर पहुंचते ही उसकी दादी और बहन दोनों अमाउंट देखकर दंग रह जाती। ग्रैंडमा पा को तो शक होने लगता है कि शायद पैसे फेक हों, लेकिन डोजिन तुरंत झूठ कर देता है। कहता है उसने किसी दोस्त को लोन दिया था जिसने बिजनेस शुरू किया और अब अच्छा चल रहा है। दादी को पता भी नहीं होता कि उसका पोता किसी दोस्त के नाम पर झूठ ही मार रहा है। थोड़ी पूछताछ के बाद ग्रैंडमा चुप हो जाती है, कम से कम बड़े सवालों पर तो। उधर उसकी छोटी बहन अपने बड़े भाई पर पूरी तरह से फूली नहीं समा रही, क्योंकि अब उनके घर में फाइनली मनी रेन हो रही थी।
भाई अपने छोटे बहन के सिर पर हाथ फेरता है और उसे ड्रीम दिखाता है कि अब से उनकी लाइफ फुल ऑन लग्जरी मोड में जाएगी। छोटी तो बस खुशी से उछल रही थी, आखिर अमीर बनने का सपना पूरा जो हो रहा था। उसे इतना खुश देखकर दोजिन को एहसास होता है कि वो उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है जो उसने एक बार किया था। उसे वो आखिरी वर्ड्स याद आते हैं उस बॉडी के असली मालिक के, जिसका डाइंग विश था कि उसकी ग्रैंडमा और उसकी हाफ सिस्टर यूनियोंग हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। वो बेचारा तो गायब ही हो गया इससे पहले कि डोजिन कुछ कह पाता, और जब वो जागा वो बन चुका था एसईओ डोजिन। अब उसका एक ही मिशन है, इस छोटी फैमिली को सुरक्षित और कंफर्टेबल लाइफ देना। इसके लिए वह चाहता है कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना, जिसकी कीमत है पूरे 110 अरब वॉन। और पैसे कमाना उसके लिए मुश्किल नहीं, बस अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस आ जाए। ये दुनिया काफी हद तक उसकी बर्बाद हुई ओल्ड दुनिया जैसी है, बस फर्क ये है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स थोड़े कमजोर हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जिसे अपनी पिछली जिंदगी में सोर्ड गॉड कहा जाता था, ये दुनिया तो बस एक छोटा सा सैंड बॉक्स है। अभी तक वो अपनी असली पावर का सिर्फ 1/10 इस्तेमाल कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। कोई एसईओ डोजिन से मिलना चाहता है। भाई उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर 2 थग्स खड़े होते हैं। ये लोग पैसे वसूलने आए थे, पूरे 48 मिलियन वॉन की इनसेन डिमांड लेकर। डोजिन समझ जाता है कि ये पक्के लोन शार्क्स हैं। असल एसईओ डोजिन ने अपनी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल बिल्स के लिए बस 5 मिलियन वॉन उधार लिया था, लेकिन ये गधे लोग इतना इंटरेस्ट जोड़ चुके हैं कि अमाउंट 10 गुना हो गई। उन्हें भी पता है कि डोजिन गेट्स से पैसा कमा रहा है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सो दे वांट हिम टू पे अप, लेकिन रिपेमेंट में उन्हें मिलता है सिर्फ एक जॉ शैटरिंग मुक्का। वो एक पंच बड़े वाले थग को उड़ाकर फेंक देता है। उसका साथी डर के मारे पत्थर बन जाता है। डोजिन उसे घूरकर याद दिलाता है कि ओरिजिनल लोन में से 9 मिलियन वॉन पहले ही वापस हो चुके हैं, तो अगर दिमाग लगाए असली में पैसे तो उन्हें डोजिन को देने चाहिए थे, इंटरेस्ट के साथ। फिर वो दुबले से थग को एक और पंच मारता है, जिससे वो लिटरली रोने लगता है। डोजिन उससे कहता है अपने बॉस से कहना कि अब डोजिन खुद उससे मिलने आ रहा है। सीन फिर कट होकर एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल पर जाता है। वहां हम छोटी सी प्यारी यन्यूंग को टेडी बेयर स्टोर में चमकते हुए देखते हैं। डोजिन आज उसे पूरी शॉपिंग स्प्री पर लाया है। आज के दिन वो जो चाहे, जितना चाहे, सब ले सकती है। जानते हो, हमारा भाई अपनी पिछली जिंदगी में इतना सॉफ्ट हार्टेड पूकी टाइप नहीं था। असली डोजिन की यादों ने उसके सूखे दिल में फिर से इमोशंस भर दी। इसीलिए उसे यूनियोंग के साथ इतना प्यारा बर्ताव करते देख उसके दिल में सच में वार्मथ आती है, भले ही वो उसकी सिर्फ हाफ सिस्टर हो। इसीलिए वो तय कर चुका है कि वो इस छोटी बच्ची को उतना प्यार देगा जितना वो दे सकता है। छोटी आखिरकार एक स्टफ्ड टॉय चुनती है, एक छोटा सा प्यारा बनी, बहुत मॉडेस्टली से, ताकि ज्यादा महंगा ना हो। लेकिन डोजिन खुद उसके लिए एक बड़ा वाला प्लश टॉय उठा लेता है। उसे नहीं चाहता कि लड़की कभी भी होल्ड बैक करे। आज उसका दिन है, पैसे वैसों की टेंशन नहीं, जो दिल करे वो ले। शॉपिंग के बाद दोनों अच्छा सा खाना भी खा रहे हो, तभी एक अनजानी आवाज पीछे से डोजिन का नाम लेती है। एक मिडिल एज्ड औरत, पीछे बॉडीगार्ड्स की पूरी टोली के साथ। हल्की मोटी सा दिखने वाली ये मिल्फ टाइप औरत सीधा वही टिपिकल ट्रैश टॉक शुरू कर देती है। पहले तो वो डोजिन की ड्रेसिंग सेंस पर तंज कसती है, फिर छोटी लड़की को घूरते हुए पूछती है कि ये कौन है, और तो और सीधे बोल देती है किसी को प्रेग्नेंट करके बच्ची पैदा की होगी, जैसे तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था। ये सुनकर किसी का भी दिमाग फट जाए। हमारा लड़का तो और भी भड़क जाता है। उधर यूनियोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये आंटी आखिर है कौन और रैंडम पंगा क्यों ले रही है। मिल्फ फिर यूनियोंग की तरफ मुड़कर उसका नाम पूछती है। लड़की धीरे से कहती है ली यूनियोंग। ये सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये डोजिन की बहन है। आदत से मजबूर वो यूनियोंग के कपड़ों पर भी ताना मार देती है, कहती है कि वो मैस लग रही है, यहाँ तक कि वो उनकी मरी हुई माँ पर भी तंज कस देती है। और ये सब डोजिन की नसों में आग लगा रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोके हुए थे। उस औरत की नीच हरकतों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। औरत भी हैरान थी कि डोजिन अभी तक शांत कैसे है। फिर ये घटिया औरत एक कदम और नीचे गिर जाती है और एक छोटे बच्चे से हार्लेट का मतलब पूछने की कोशिश करती है। बस यही आखिरी सीमा थी। डोजिन फट से टूट पड़ता है और उसे सुनाता है, तू जैसे अगली लोग तो सीधा ऑर्क्स की ट्राइब से आते हैं। औरत का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पूरी तरह शॉक में, दिमाग एकदम ब्लैंक। लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि डोजिन इतनी देर से इस औरत की बकवास क्यों झेल रहा था। असल में डोजिन एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और बचपन से गरीबी में पला। 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई और जैसे तैसे वो अपने बाप के घर पहुंचा। लेकिन उसके बाप की नई बीवी थी और घर में हर कोई उसे ऐसे अवॉइड करता था जैसे वो इनविजिबल हो। हालत तब और बिगड़ गई जब उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। तब से डोजिन तो जैसे देयर फैमिली से पूरी तरह हट ही गया था। इतना कि एक दिन उसे उसी घर से निकाल दिया गया जिसमें वो पला था। फिर वो अपनी ग्रैंडमा के घर आधे बहन भाई के साथ रहने लगा। डोजिन जब इस सबको याद करता है तो उसे असली एसईओ डोजिन के लिए सच में दया आती है। इतना कुछ सहकर भी वो लड़का हंसने की कोशिश करता था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई दर्द ही नहीं। लेकिन अब चीजें बदलने वाली। ये औरत वही स्टेप
स्टेप सिस्टर है। इसी वजह से डोजिन उसे अब तक झेल रहा था, लेकिन अब बस और नहीं। उसे याद आता है वही घर जहां वो इस ऑर्क जैसी औरत के साथ रहता था, और सच बोलें तो आज भी उतनी ही बकवास, उतनी ही डिस्गस्टिंग। उसकी पर्सनैलिटी गार्बेज, लुक्स ऑर्क मोड और दिमाग लिटरल पोटैटो। डोजिन सीधा उसके मेंटल पर वार करता है, बताता है कि वो खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी है, इसलिए दूसरों को अगली बोलकर खुद को सुपीरियर महसूस करती है। वो असल में एक गोल्ड डिगर है, दूसरों की जिंदगी पर मरने वाली अटेंशन सीकर। बस यही सच दुनिया को पता होना चाहिए। मॉल में हर कोई इन्हें घूर रहा था, जैसे पूरा मॉल का ड्रामा स्टेज यही हो। वो ऑर्क लेडी अनोयंस से फटने वाली थी कि तभी डोजिन की स्टेप मदर सीन में एंट्री मारती है। अपनी माँ को देखते ही वो ऑर्क लेडी रोने वाली लड़की बन जाती है, जैसे कोई वाइनी बिच, और शिकायतें करने लगती है कि डोजिन ने उसे बोलकर इंसल्ट किया। लेकिन उसकी माँ एक कोल्ड किलर ग्लेयर से उसे चुप करवा देती है। नॉट गना लाई, भाई की स्टेप माम तो सच में नेक्स्ट लेवल है। पहले तो मुझे लगा था ऑर्क लेडी ही उसकी स्टेप माम है, लेकिन नहीं, ये तो हॉट मामा निकली। फिर वो डोजिन की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराती है, इतनी फेक स्वीटनेस कि चींटी भी डायबिटीज से मर जाए। वो उसे घर वापस आने का निमंत्रण देती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। फन हैंग आउट वगैरह की बात करती है, लेकिन हमारा लड़का बहुत अच्छी तरह जानता है ये सब दिखावा है, क्योंकि असल में 12 साल तक उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इसी औरत ने दी थी। वो औरत उसके पास्ट के घाव फिर से कुरेदने लगती है, चीजें याद दिलाती हैं जिन्हें डोजिन भूलना चाहता है। डोजिन का चेहरा अचानक पूरी तरह सीरियस हो जाता है। उसने साफ साफ कह दिया, भाग यहाँ से। किसी बड़ी उम्र वाली औरत को ऐसे सुना देना, उसकी इज्जत का तो सत्यानाश हो गया। मैडम बस घूमी और जितनी बची खुची इज्जत थी वही लेकर निकल ली। सच में उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि डोजिन ऐसे ताबड़तोड़ जवाब देगा। वो सोच रही है, क्या ये वही लड़का है जो पहले बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था? उसकी बकचोदीबाज बेटी भी पीछे पीछे निकल ली, और उनके बगल में खड़े बॉडीगार्ड्स भाई पूरे टाइम मूक दर्शक, जैसे चलती फिरती डमीज। खैर, अब वापस आते हैं हमारे बंदे पर। इन दो चुड़ैलों ने पूरा मूड खराब कर दिया था, तो डोजिन भी निकलने की तैयारी करता है। लेकिन याद रहे, उसके रिएक्शन का एक ही मकसद था, ये बताना कि पुराना दब्बू सीओ डोजिन अब नहीं रहा। अब उस घर की गंदगी को ये बात समझनी ही पड़ेगी। कट्टू, एक मर्सिडीज धड़ाधड़ सड़क पर दौड़ रही है। अंदर बैठी हैं वही माँ बेटी की बकवास जोड़ी। बेटी आग बबूला, माँ आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? माँ का गुस्सा तो अलग ही लेवल पर है। वह अपने मैनेजर से पूछती है, डोजिन जिंदा कैसे है? गंजे को खुद नहीं पता, रिपोर्ट्स से तो मैच ही नहीं कर रहा। मैडम तो पूरी आग उगल रही है, कैसे जिंदा है? हमने तो काम साफ करवाया था। बेचारा मैनेजर दोबारा चेक करने का वादा करता है, इस बार काम पूरा होगा। वहीं बेटी पूरी हिल चुकी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ पर्दे के पीछे इतना गंदा खेल खेल रही है। मरने मारने की बातें सुनकर उसका दिमाग हिल गया। तभी उसकी माँ पूछ बैठती है, क्या तुझे डोजिन में दिलचस्पी है? बेटी का चेहरा गुलाबी, शर्म से नहीं डर से। असल में वह इसलिए घबराई है क्योंकि अगर दादा या पापा को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन माँ उसका मुंह पकड़कर सख्त चेतावनी देती है, मेरे कामों से दूर रह, और साफ ऐलान करती है डोजिन को खत्म करना है। आज उसने जवाब देने की हिम्मत की, बस यही बात उसे अंदर तक चुभ गई। अब उसके लिए सबसे बड़ा बदला डोजिन की मौत ही है। 10 साल पहले दुनिया सीधी कैओस मोड में चली गई थी जब पहली बार रिफ्ट दिखाई दिया। इस डरावने से दूसरे दुनिया वाले दरवाजे से निकलते थे मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स, जिनका एक ही काम था इंसानों को देखते ही कूट देना। उनकी दहशत रुकी नहीं, लगातार हमला, लगातार तबाही, और आखिर में पूरा वर्ल्ड तबाह हो गया। जले हुए शहर, टूटी हुई सभ्यताएं, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। लेकिन जैसे अंधेरा आया वैसे ही लाइट भी आई, और ये लाइट थी हीरोज। इन्हीं हीरोज की वजह से पहली बार पता चला कि मरे हुए मॉन्स्टर्स के शरीर से मनास्टोन्स निकलते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट पर। डोजिन रास्ते में चलते चलते याद कर रहा है कि कैसे मनास्टोन्स ने पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम ही बदल दी। कंट्रीज ने थ्रिफ्ट्स पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया क्योंकि रिसोर्सेज वहीं से मिलते थे। आज की दुनिया पूरी तरह गेट्स और हीरोज पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से हीरो बनना सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली प्रोफेशन बन गया है। रेगुलर हाई सैलरी बस हीरो बनने से ही पॉसिबल है। डोजिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, योंगडुंगपो HCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है, पर जल्द ही समझ आ जाएगा कि वो यहाँ क्यों आया है। बिल्डिंग में घुसते ही उसे दिखते हैं बॉस और उसके यूजलेस गून्स, पूरे लोकल गैंगस्टर वाइब्स, जैसे किसी को डराने आए हो। लेकिन हमारा भाई फुल चिल में खड़ा है। बॉस सिगरेट बुझाता है और एटीट्यूड में पूछता है, इतनी हिम्मत, हमारे गुंडों की धुलाई भी की और ऊपर से यहाँ मुंह भी दिखाने आ गया। डोजिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा बोल देता है, असल में तो वही नुकसान में है। बॉस की तो दिमाग की रैम ही क्रैश हो गई। कौन सा नुकसान? तब हमारा भाई साफ बता देता है, मैं अपना कॉम्पेंसेशन लेने आया हूँ। तुम्हारे इन जोकरों की वजह से मुझे मेंटल, फिजिकल और मटेरियल तीनों तरह का डैमेज हुआ है। अब उसका हिसाब चाहिए। उसकी बात सुनकर बॉस को साफ दिख जाता है ये डोजिन पहले वाला नहीं है। ना वो सॉफ्ट स्पोकन लड़का, ना वो दब्बू इंसान। कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है हमारे बंदे में।
अब बात साफ है, ये वही लड़का है जिसने इनके भेजे गए पूरे लैकीज की ऐसी तैसी करके वापस भेजा था। सब चीजें देखकर बॉस की एक ही थ्योरी बनती है, एसईओ डोजिन ने गेट के अंदर कोई रेयर टाइप की अवेकनिंग हासिल कर ली है। ये जानते हुए भी बंदा अपनी फेक एरोगेंस नहीं छोड़ता। वो डोजिन को बोलता है कि उसकी ये नई कॉन्फिडेंस ही एक दिन उसकी बर्बादी बनेगी। कितना बड़ा हाइपोक्रिट है, उल्टा हमारे भाई को ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहा है और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पीछे से एक पूरा ग्रम्पी मैन का स्क्वाड खड़ा कर देता है ताकि डर बना सके। लेकिन भाई सोर्ड गॉड की नजर से देखें तो ये सारे लड़के तो कीड़े मकौड़े लगते हैं। बॉस फिर भी बकचोदी जारी रखता है, कहता है अवेकेंड लोग भी आखिर में लो क्लास हीरोज की तरह मर जाते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन तो एक डी क्लास हीरो को जूते की तरह कुचल सकती है। उधर डोजिन आराम से सोफे पर बैठा है, 5 लोगों की डेथ स्टेयर को फुल इग्नोर मोड में, और बिना कोई इमोशन दिखाए वो सीधे बॉस को कमांड देता है, बैठ जा वापस। बॉस की तो बोल्टी बंद। इस लड़के का टोन देख के हैरान। डोजिन की सीरियस आंखें बता रही हैं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में एक बंदे की हिम्मत फूट पड़ती है, वो हमारे भाई को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है। डोजिन बड़े मजे से अपनी ग्लासेस उतारता है और अगला ही मोमेंट भाई उसके मुंह पर माइक टाइसन बैलिस्टिक यूनिवर्सल मशीन गन रॉकेट पंच 9000 जड़ देता है। साला उड़ ही गया। बाकी 4 बंदे सीन फ्रीज में खड़े, ये क्या हुआ, और मजा यहीं खत्म। डोजिन एक एक करके उनकी बैटरी निकाल देता है, दूसरा बंदा भी हवा में उड़ जाता है। सबसे कमाल की बात, इनकी धुलाई करते हुए भी भाई पूरे काल्म मोड में अपनी बात समझा रहा है। साइड बाय साइड एक्सपोज भी करता जा रहा है कि उनका ये मनी लेंडिंग बिजनेस सिर्फ कवर है, असली काम है काउंटरफिट आईडीज का शेडी काम। एक ऑरेंज हेयर्ड पंक को पंच मारते हुए वो पूरा सच सामने रख देता है और आखिर में बॉस की तरफ देखकर बोलता है मुझे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए, ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना है और लेजिट पैसे कमाने हैं। आखिरी बंदे का वार डोजिन ऐसे डॉज करता है जैसे ये कोई वार्म अप हो। अगले ही सेकंड भाई उसे ट्रिपल पावर वाला प्यार लौटाते हैं बस। और इसी तरह पूरी गैंग को डोजिन ने अपनी स्पेशल स्लीपिंग रूटीन पर भेज दिया। 100% सफलता दर। अब भाई अपनी डिमांड आगे रखता है, उसे एक फूल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ऐसा जो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम न खड़ी करे। बॉस तो शॉक में जड़ हो चुका है। कुछ सेकंड में ये लड़का 5 बंदों को पार्क कर गया। डोजिन उसे रिमाइंड करता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है उसकी नई आइडेंटिटी तैयार करने के लिए। वैसे कुछ बंदे लड़ाई में कूदे ही नहीं, ये भी बड़ी बात है, वरना ऐसी दुनिया में तो लोग लेवल एक रूकीज होते हुए भी भगवान को चैलेंज कर देते हैं। बॉस अपनी ही सोचों में खो गया और उसे एहसास होने लगता है कि डोजिन की स्ट्रेंथ कम से कम बी क्लास के आसपास है। इतना लॉस्ट हो गया कि डोजिन को बोलना पड़ा, भाई स्नैप आउट ऑफ इट। बॉस तुरंत काम लेने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर डोजिन उसके कंधे पर हाथ रखता है, शब्द स्वीट पर एक्सप्रेशन इतना टेरिफाइंग कि आदमी की रूह कांप जाए, और पूछता है होंग ही जो मेरी स्टेप मदर, क्या उसी ने मुझे मरवाने का ऑर्डर दिया था? और ये तो पहले ही कंफर्म था। उसकी अर्लियर बातचीत सुनकर हमें पता है कि हाँ, वही मास्टरमाइंड है। बॉस पहले तो चुप रहता है, लेकिन डोजिन की पकड़ इतनी टाइट हो जाती है कि उसकी चीख निकल जाती है। उसके पीछे खड़े उसके स्क्रब्स भी बेबस नजर आते हैं, और सच कहूं तो इन सबको अपने बार्बर भी बदल लेने चाहिए। आखिरकार बॉस टूट जाता है और पूरा प्लान उगल देता है। ये औरत चाहती थी कि डोजिन की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो जाए कि वो मजबूरी में खुद ही अपनी लाइफ खत्म कर ले। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल इविल शिट, वो भी एक बेटे के लिए, चाहे वो उसे नापसंद ही क्यों ना हो। डोजिन ये सुन के उसे छोड़ देता है और पूछता है कि क्या उसे गेट के अंदर बंद करवाना भी उसी की साजिश थी। बॉस तुरंत इनोसेंट पपी बन जाता है, कहता है कि अगर डोजिन गेट में मर जाता तो उसे एग्जीक्यूशन पेमेंट भी नहीं मिलता, यानी उसे गेट में मरवाने से कोई फायदा नहीं। ये बात सुनकर डोजिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक नाम बोलता है, कंग छियोलवू, वही आदमी जिसने उसे सबसे पहले गेट तक ले गया था। डोजिन अब उससे मांगता है कि कल तक छियोलवू के बारे में हर एक जानकारी टेबल पर होनी चाहिए। 2 डिमांड्स साफ साफ बताकर भाई बड़े ही सभ्य अंदाज में निकल जाता है और पूरा रूम उस डर और दबदबे को महसूस करता है जो डोजिन के अंदर आते वक्त बिल्कुल 100% भी नहीं था। उस बातचीत के बाद डोजिन फिर से गहरे थिंकिंग मोड में चला जाता है। असली एसईओ डोजिन की सिर्फ एक ही इच्छा, अपनी छोटी बहन और अपनी प्यारी दादी को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना। ऊपर से जो उसके साथ हुआ उससे बस उसकी जिंदगी की दुख भरी लेयर्स और साफ दिख जाती है कि इतना छोटा बच्चा कितना कुछ अकेले सहता आया। लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सोर्ड गॉड अब सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार। अगले ही दिन गेस व्हाट, हमारा लड़का ऑफिशियली रजिस्टर्ड हंटर बन चुका है और साथ ही उसको बी रैंक रेटिंग भी मिल गई, जो काफी कन्वीनियंट है क्योंकि बाकी स्टोरीज में तो एमसी को जानबूझकर सबसे नीचे का रैंक दे दिया जाता है सिर्फ स्टाइल दिखाने के। वो अपना कार्ड मशीन पर टैप करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है कि उसका रैंक उस डेंजरस क्वेस्ट के मुकाबले काफी कम है जिसमें वो घुसने वाला। डोजिन को ये सारी वार्निंग्स काफी इरिटेटिंग लगती। उसे लग रहा होता है शायद उसे उस कमीने से हायर रैंक लेने के लिए जरा और प्रेशराइज करना चाहिए था ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। सिस्टम बार बार बोलता है मत जाओ, ये गेट तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन हमारा डोजिन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा निकल लेता है। अब बात करते हैं नाइट आइलैंड गेट की। ये गेट सिर्फ बी रैंक का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बी रैंक हंटर इसमें सरवाइव कर सकता है। हीरोज को हमेशा गेट के एक्चुअल रैंक से एक क्लास ऊपर होना चाहिए, सेफ्टी रीजंस के। डंजन की स्केल डी रैंक मानी जाती है, यानी जगह बहुत फैलाव में है और सोलो हंटिंग काफी मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि ये टनल्स के रूप में बना है, तो
सोलो रन थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। गेट की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए आइडियली तो एक ए रैंक हीरो को मिशन लेना चाहिए था, लेकिन रिस्क और डेंजर जैसे वर्ड्स डोजिन की डिक्शनरी में होते ही नहीं। वर्स्ट केस उसे एक संकरे टनल में मॉन्स्टर की पूरी आर्मी से लड़ना पड़े, जहां हिलने की भी स्पेस मुश्किल से मिले। और फिर आता है उसका पहला ऑपोनेंट, एक ह्यूज सर्पेंट जिसके चारों तरफ फैली हुई है कैओटिक पर्पल ऑनरा। ज्यादातर हीरो इसे देखते ही डर से कांप जाते, लेकिन डोजिन वो तो इसे गुड लक समझकर मुस्कुरा देता है। हाई डोजिन अपने गॉन्टलेट्स कस लेता है। वो जायंट सर्पेंट अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी एलियन मूवी वाली जीभें निकालते हुए क्रीपी साथियों की पूरी पार्टी खड़ी है। मॉन्स्टर्स पूरी कोशिश करते हैं उसे अटैक करने की, लेकिन सच बोले तो पॉइंटलेस है, क्योंकि हमारा बॉय तो एकदम किलिंग मशीन बन चुका है। वो मॉन्स्टर्स को ऐसे उड़ा रहा है और साइड साइड में माना स्टोन्स कलेक्ट कर रहा है जैसे ये क्रीचर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ब्लैक किलिंग वाइपर ये वैरायटी फेमस है अपने हाइपर एक्टिव पैरालिसिस पॉइजन के लिए। जरा सा टच भी किसी को जमीन पर धड़ाम कर सकता है, लेकिन डोजिन बंदा एकदम बुलेट स्पीड में चार्ज करता है और फुल स्विंग से मॉन्स्टर को स्लाइस एंड डाइस कर देता है। कुछ सेकंड्स में ही पूरा सर्पेंट 2 टुकड़ों में बिखरा पड़ा है और चारों तरफ खून ही खून। विक्ट्री के बाद डोजिन अपने इक्विपमेंट पर नजर डालता है। वो 3 लाख वॉन वाले ग्लव्स सरप्राइजिंगली पॉइजन को ब्लॉक करने में मास्ट काम कर रहे हैं। प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी निकले। फिर वापस हंटिंग मोड ऑन। आगे 4 और अगली लिम्बलेस लिजर्ड्स खड़े हैं। डोजिन उनके सर ऐसे फोड़ता जाता है जैसे बलून हो। ब्लड फाउंटेन एवरीवेयर और एक एक करके सारे वाइपर्स आफ्टर लाइफ की वन वे ट्रिप पर। फिर बंदा खड़ा होकर मॉन्स्टर्स के फ्लैश में क्लॉ मारकर मैजिक स्टोन्स ढूंढने लगता है, पर डिसअपॉइंटमेंट, कुछ नहीं मिलता। और रूल्स भी यही कहते हैं। इस वर्ल्ड की प्रीवियस सेटिंग में इन मॉन्स्टर्स का मैना स्टोन ड्रॉप रेट सिर्फ 3% है। मतलब एक लूट के लिए हंड्रेड्स मारने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए उसे दिखता है मिस्टर बोनहेड। व्यूअर सोचेगा बॉस होगा, बट डोजिन का रिएक्शन, बॉस तू एक ओवरसाइज्ड सर्पेंट। भाई साहब आंसर भी दे दे जैसे दोस्त हो। खैर डोजिन को यह बड़ा सा सांप अच्छा लगता है, कम से कम रास्ता भटकने का डर नहीं। वो बिना वेट किए इमीडिएट स्ट्राइक में जाता है। प्लेन सिंपल, जल्दी लड़ाई खत्म, जल्दी घर। पर ट्विस्ट, ब्रूटल पंच लैंड करने के बावजूद स्नेक पर 0 इफेक्ट। इंस्टेड सर पर एकदम से टैटू रजिस्टर कर दिया। प्योर डिसरिस्पेक्ट के साथ डोजिन हवा में होता है, डॉज कर नहीं सकता, और वही मौका लेते हुए सर्पेंट अपनी टेल से उसे उठाकर दीवार में पटकर मार देता है। डोजिन जमीन पर धड़ाम से गिरा पड़ा है और शायद इस क्रैश लैंडिंग ने उसे एक सॉलिड रियलिटी चेक दे दिया कि बॉस मॉन्स्टर बिल्कुल बाकी वाइपर्स जैसा नहीं है। सामने खड़ा वो जायंट सर्पेंट अपने पॉइजनस फैंग्स बाहर निकालकर ऐसे हिस करता है जैसे एवरेज गर्लफ्रेंड जब भूखी हो। बॉस मॉन्स्टर उसे चबाने के लिए डाइव मारता है, लेकिन डोजिन लास्ट सेकंड पर साइड हो जाता है। इवेजन का पूरा मोमेंटम यूज करके वो वापस घूमा और एक पावर पंच जड़ दिया, जिससे मॉन्स्टर के हार्ड शेल पर और गहरी क्रैक्स पड़ जाती है। इस सेकंड अटैक के बाद एक बात साफ हो जाती है, बॉस का आउटर शेल असामान्य रूप से टफ है। इतना टफ कि डोजिन अपने करंट लेवल पर एक ही वार में इसे पियर्स नहीं कर सकता। सिचुएशन उलटी पड़ जाती और वो सोचना शुरू करता है कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अगर वो अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ सोर्ड गॉड फॉर्म में होता तो इस बीस्ट को वो फ्लोर मॉब की तरह साफ कर देता। तभी उसकी नजर पड़ती है उस फॉलन वॉरियर की सोर्ड पर, जो बॉस से लड़ते लड़ते जान दे गया। और यही वो मोमेंट है जहां व्यूअर्स समझते हैं वो सोर्ड गॉड कहलाता है, फिस्ट गॉड नहीं। सोर्ड लठ जैसी खराब हालत में है, लेकिन डोजिन मानता है ब्लेड की वैल्यू उसके विल्डर से होती है। वो टूटी फूटी तलवार उठाता है, उसे हाथ में घुमाता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। बॉस एक बार फिर बिजली की स्पीड से झपटता है, लेकिन डोजिन हवा में उछलते हुए डिक्लेयर करता है, बी प्राउड, मैं तुम्हें सोर्ड से मारने जा रहा। सोर्ड की हालत भले ही खराब हो, लेकिन अगले ही पल डोजिन इतनी तेज चमकती हुई स्लैशेस बरसाता है कि पूरा स्नेक लिटरली एविसरेटेड हो जाता है। सीरियस लड़ाई का एंड एक मजेदार सीन में बदल जाता है। पीछे बॉस मर रहा है और सामने डोजिन की सोर्ड धूल में बदल रही। बॉस को खत्म कर लेने के बाद डोजिन एक स्मार्ट काम करता है जो आजकल के ज्यादातर प्रोटैगनिस्ट्स सोचते भी नहीं। वो मॉन्स्टर का एक फैंग तोड़कर अपने साथ ले जाता है। सोचता है थोड़ी रिफाइनमेंट के बाद ये एक बढ़िया शॉर्ट स्वॉर्ड मटेरियल बन सकता है। दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर दिस हंट। गेट से बाहर निकलते ही रात हो चुकी है, तारे चमक रहे हैं। पता ही नहीं चला बी रैंक गेट में इतना टाइम निकल गया, बट इस पूरी फाइट ने उसके अंदर एक चीज पक्की कर दी, वह अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ फिर से हासिल करेगा। पूरा पावर, पूरा हेल्थ, एकदम पुराना सोर्ड गॉड मोड। और एक छोटी सी खुशी भी, अच्छा हुआ उसके पुराने दोस्त इस वीक वर्जन को नहीं देख पाए, वरना ये तो फुल ऑन एम्बैरेसमेंट हो जाती। शिकार से लौटने के बाद वो मैजिक स्टोन्स की जांच करवाने और बेचने जाता है। उसके सामने एक और हीरो खड़ा है जो अपना बड़ा सा मैजिक स्टोन का ढेर जमा कराने आया है। सस्ता सा कमीना रिसेप्शनिस्ट उसे घास तक नहीं डालता और बताता है कि कमीशन रेट एक ही है, सीधे 40%। सीधा साधा लड़का भी तुरंत समझ जाता है कि यह रेट पूरी तरह लूट है। वो अपनी चिंता जताता है और खुद को एक सामान्य आदमी बताता है। रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल वही बात दोहराता है जो उसने डोजिन से कही थी कि उनका रेट तो असल में सभी अप्रेजल सेंटरों में
सबसे कम है। गेट सेंटर में रेट 5% है, लेकिन वो टैक्स के बिना है। इस बेईमान अप्रेजर की नजर में ये डील हीरोज के लिए बहुत बढ़िया कमाई करवाता। वो पैसे हीरो को थमा देता है, जो ज्यादा शिकायत नहीं करता, बस चिंतित होकर उसके बिगड़े हुए चेहरे के बारे में पूछता है। मजेदार बात यह है कि यह आदमी पिटाई खाने के बाद भी वही रटा रटाया डायलॉग बोल रहा है। वो इसे हल्का बनाकर कहता है कि एक साइकोपैथ ने पहले उसके गार्ड्स को उड़ा दिया और फिर उसे ये हालत। हीरो को लगता है ये तो रिसेप्शनिस्ट की गलती है कि उसने सी रैंक लेवल पर ऐसे घटिया गार्ड रखे हुए। आखिर उनके संसार में सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं होता, स्किल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। असल में रैंक किसी की असली क्षमता को ठीक से दर्शाती ही नहीं, इसे केवल सिस्टम बनाए रखने के लिए अपडेट किया जाता है। हीरो समझदारी से बताता है कि एक ही रैंक वाले लोगों की स्किल और क्षमताओं में बहुत अंतर होता है, इसलिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। फिर फर्क है एक निकम्मे वॉच गार्ड में जो दुकान पर बैठा दिन काटता है और एक असली हीरो में जो रोज रोज जान जोखिम में डालकर राक्षसों का शिकार करता है। हालांकि ये आदमी उसे अच्छी सलाह दे रहा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट जैसे कोई जोकर हो, बस चाहता है कि वो चुप हो जाए और यहाँ से निकल जाए। हीरो भी चला जाता है। जाते जाते कहता है कि अगर कभी मदद चाहिए तो बता देना। इतने में हमारा लड़का वहीं से गुजरता है, हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट एकदम से सिहर जाता है और डर के मारे उछल पड़ता है। वह डोजिन की तरफ उंगली करके चिल्लाता है कि यही वो साइकोपैथ है जिसने उसका पूरा हुलिया बिगाड़ा। पीछे मुड़कर दोनों को देखते हुए हीरो असल में काफी प्रभावित हो चुका है। वह हमारे लड़के के दुबले पतले लेकिन बिल्कुल फिट शरीर को नोटिस करता है। फिर भी ये सुनकर कि उसने यहाँ के गार्ड्स को कचरा बना, वो खुद भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, पूछते हुए कि क्या यही वो मुसीबत खड़ी करने वाला है। इस बंदे की एक बात डोजिन को सच में पसंद आती है। वो छोटी छोटी बातों पर ऑफेंडेड नहीं होता। उसे सच में लगता है कि डोजिन अपनी हीरो पावर्स को गलत इस्तेमाल कर रहा है और सिविलियन लोगों को बुली कर रहा है। हालांकि सच्चाई इससे एकदम उलट है, क्योंकि भाई ने बस स्टोरी का एक ही साइड देखा है। लेकिन फिर भी ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स देखना इंटरेस्टिंग रहता है। उधर रिसेप्शनिस्ट पूरी मजे में बैठा तमाशा देख रहा है, क्योंकि ये बंदा कोई आम आदमी नहीं बल्कि 7 साल के अनुभवी हीरो है। और अगर इस आदमी के साथ यहाँ कुछ भी हुआ तो उसके पास इतनी कनेक्शंस हैं कि डोजिन का नाम सीधा ऊपर तक पहुंचा देगा। लेकिन हमारा बॉय किसी को डैम नहीं देता। वो बिना पलटे बस बोलता है, बूमर हटो सामने से। बस ये सुनकर वो वेटरन और भी प्रोवोक्ड हो जाता है, क्योंकि अब तो सच में लग रहा है जैसे डोजिन उसको एसहोल बना रहा है। डोजिन पूछता है, तो बदला लेने का प्लान है क्या? ये सुनकर हीरो के अंदर की रेज भड़कती है, लेकिन फिर उसकी एक्सपीरियंस उसे याद दिलाती है कि हीरोज के बीच लड़ाई ऑलमोस्ट हमेशा मौत पर खत्म होती है और उसकी डेथ रेट मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा होती है। ये बात दिमाग में आते ही बंदा तुरंत कूल डाउन हो जाता है और चुपचाप मुड़कर निकल लेता है, जबकि रिसेप्शनिस्ट का तो चेहरा सूख गया। डोजिन फिर उस स्लीजी अप्रेजर की तरफ मुड़ता है, तो तेरी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? जवाब देने से पहले ही डोजिन उसके मुंह पर एक बैग फुल ऑफ मैजिक स्टोन्स रख देता है, हाई ग्रेड वाले, वो भी सारे के सारे। अब रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये बंदा है कौन? गिनती करने पर टोटल निकलता है 150 मिलियन वॉन। सुनने में तो बहुत लगते हैं, पर डोजिन के लिए ये पूरे दिन की हंटिंग के हिसाब से बहुत कम है। वो कैश मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे याद दिलाता है कि पहले कमीशन रेट लगेगा। ये सुनते ही डोजिन की आंखों में एक स्केरी लुक आता है। फिर उसे याद आता है, अरे डील तो 1% वाली है। सुनते ही भाई फिर से चिल हो जाता है। ठीक है, बाकी अमाउंट जल्दी दे दो। अब अप्रेजर के दिमाग में तो ये चल रहा है कि काश मैं इसको पकड़कर बीट द शिट आउट ऑफ हिम कर पाता, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन में ही कर सकता है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि इतनी ह्यूज अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए डोजिन जोर से बोल देता है कि अप्रूवल यहीं अभी चाहिए। घबराया हुआ एम्प्लॉय तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है और धीरे धीरे पूरी सिचुएशन समझाता है। लेकिन डील स्मूथ होने ही वाली थी कि डोजिन बीच में फोन छीन लेता है और सीधे बॉस से बोलता है, पेमेंट जल्दी करो। बॉस को कोई दिक्कत नहीं, वो मान भी जाता है, बस ये चाहता है कि फोन एम्प्लॉय को वापस दे दिया जाए। डोजिन बड़े आराम से फोन लौटाता है, लेकिन लौटाता कैसे है? सीधा दीवार पर स्मैश कर देता है। एक्सीडेंटली ना, सबको पता है ये प्यूरा इंटेंशनल था। एम्प्लॉय अपने टूटे हुए फोन को देखकर लिटरली शिवर कर रहा है, जबकि डोजिन उसे कामली कहता है, अब अप्रूवल मिल गया, जल्दी कैश तैयार करो। और रिसेप्शनिस्ट बेचारा बैग्स पे बैग्स में कैश भरता जाता है। ट्रांजैक्शन खत्म होने तक वो बंदा पूरा डेवास्टेटेड बैठा है। शायद आपको उस पर थोड़ा सा पिटी आए, पर याद रखना यही आदमी रोजाना हीरोज का आधा पैसा स्कैम करता है, वो भी उनकी जान जोखिम में डालने के बाद। सो या ही इज अ टोटल स्कमबैग। 10 मिनट बाद बॉस फाइनली अपनी दुकान पहुंचता है, गुस्से में लिटरली इंगेज्ड कि उसका एम्प्लॉय फोन क्यों नहीं उठा रहा। और फनीस्ट पार्ट, रिसेप्शनिस्ट उसी टाइम हार मानकर तुरंत रिजाइन डाल देता है। बॉस दीवार में घुसे हुए स्मैशड फोन को देखता है और तभी उसे सब समझ में आ जाता है। वो अपना फोन निकालता है और जुयॉन को कॉल करता है, उसे तुरंत बुलाने के। कट टू जुयॉन, एक गॉर्जियस यंग वो, पर्पल पिंक बाल, पूरा सेलिब्रिटी वाइब। लोग उसे देखते ही चीखते हैं, जुयॉन, और उसके आउटफिट पर लिटरली मर मिटते हैं। एंड ऑनेस्टली शी लुक्स डोप एज हेल। स्टोर पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट तो इतना स्टन हो जाता है कि लगभग जमीन पकड़ ले। शी कैजुअली स्माइल्स एंड ग्रीट्स हिम, और वही स्माइल समझा देती है कि लोग क्यों इतना फस कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई रैंडम ब्यूटी नहीं, वो देश की 4th S रैंक हीरो है, अ लेजिट पावर हाउस।
रूमर्स चल रहे हैं कि वो बॉस की नीस है और वो खुद कंफर्म भी कर दे। वो बताती है कि अंकल ने उसे बुलाया है एक रेकलेस हीरो को हैंडल करने के लिए। सिचुएशन जानने के लिए वो स्टाइलिश एस रैंकर आराम से बैठ जाती। सीन कट्स टू आउटसाइड। हमारा बॉय अपनी कंप्लीटली रिप्ड फिजिक के साथ धूप में बैठे मेडिटेशन कर रहा है। पूरे दिन भर हंटिंग करने के बावजूद डोजिन को मिला हुआ रिवॉर्ड उतना अमेजिंग नहीं था जितनी उम्मीद थी। इसी पेस पर चलता रहा तो फ्यूचर वाकई मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले उसे उस लेवल तक पहुंचना होगा जहां वो अकेले ही एस रैंक गेट्स क्लियर कर सके। इसका मतलब उसे अर्जेंटली ट्रेनिंग करनी होगी ताकि अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पा सके। और हाँ भाई, ट्रेनिंग आर्क टाइम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। डोजून की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इस दुनिया की माना डेंसिटी पिछली दुनिया के मुकाबले बहुत थिन है। मतलब चाहे वो कितना भी मेहनत से माना गैदर करे, इस स्पीड पर उसे कम से कम 3 साल लगेंगे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के करीब पहुंचने में। और अगर हालात बिगड़ गए तो और भी ज्यादा। एक तरीका ये भी है कि वो बेहतर इक्विपमेंट हासिल करे, लेकिन दिक्कत सबसे घटिया गियर भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में आता है, यानी सीधा सीधा पैसे की बर्बादी। तभी उसके शरीर में एक ठंडी सी चिल दौड़ जाती है, किसी बहुत डेंजरस प्रेजेंस का एहसास। वो फौरन यूनियन को लाइटनिंग स्पीड पर पकड़ता है और सभी को तुरंत घर के अंदर ले जाने को कहता है। अंदर पहुंचकर वो कमरा बंद कर देता है। ग्रैंडमा घबराई हुई पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। पूरा घर जोरदार क्वेक से हिलने लगता है, जिससे ग्रैंडमा डर कर पूछती है कि कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं। छोटी यूनियन पैनिक में है, लेकिन सच्चाई सिर्फ डोजिन जाता है। ये अर्थक्वेक नहीं है, कुछ और है। वो बाहर से आ रही टेरिफाइंग, शार्प और वायलेंट एनर्जी महसूस कर रहा है। एक रिफ्ट उनके दुनिया में खुल चुका है और सबसे बुरी बात, वो खुला है उनके घर की छत पर। प्रॉब्लम को संभालने के लिए वो फौरन बाहर भागने की तैयारी करता है और अपनी फैमिली को सख्ती से अंदर रहने को कहता है, क्योंकि बाहर हालात बेहद डेंजरस हैं। फुल स्पीड से वो रिफ्ट एंट्रेंस में कूद जाता है। पीछे से ग्रैंडमा और उसकी सिस्टर के रोते हुए आवाजें आती रहती हैं, उसका नाम पुकारते हुए। सीन कट होता है। सोल हीरो एसोसिएशन के अंदर अलार्म बज चुका है। मापो रीजन की छत पर अचानक एक नया रिफ्ट खुलने की खबर मिल चुकी है। पिछले इमरजेंसी को हुए अभी सिर्फ 63 दिन बीते। मैनेजर तुरंत आदेश देता है कि व्हाइट लाइन गिल्ड जो सबसे पास है उन्हें फौरन कांटेक्ट किया जाए और आसपास के हीरोज को अलर्ट करो ताकि सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सके। जब वो रिफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन चेक करता है तो देखता है कि ये किसी रेजिडेंशियल घर के ऊपर खुला है। ये उनके लिए भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन गलती से रिफ्ट में चला गया तो उसकी गारंटीड डिमाइज है। और सबसे बुरा, रिफ्ट किसी दूसरे को अंदर जाने ही नहीं देता। अगर अंदर मौजूद वो व्यक्ति मर जाता है तो 10 दिनों के अंदर एक भयानक मॉन्स्टर वेव बाहर निकलेगी जो पूरे इलाके में तबाही मचा देगी। वो वेव इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी कि पूरी सोल सिटी की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर अब ये जानने के लिए क्यूरियस है कि रिफ्ट में घुसकर एक्शन किसने लिया। पता चलता है कि ये सब एसईओ डोजिन ने किया था, क्योंकि वो उसी घर का रेजिडेंट है। उसकी ग्रैंडमा के मुताबिक वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए रिफ्ट में गया था। इस जानकारी से सबको लगता है कि वो कोई हीरो नहीं है, और यही बात समस्या बन जाती है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सिविलियन का रिफ्ट से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इससे पूरा स्टाफ डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस महसूस करता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। सीन बदलता है और डोजिन की पिस्ड ऑफ स्टेप मॉम ये खबर सुनकर आग बबूला हो जाती है कि वो नई अवेकनिंग हासिल कर चुका है। उसे यकीन ही नहीं होता। उसका असिस्टेंट बताता है कि हालांकि हीरो एसोसिएशन में उसने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि पिछली गेट इंसिडेंट में वो सच में अवेकेंड हो चुका है। ये सुनकर उसके गुस्से का लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि कांग चिलवू को उसे खत्म करना चाहिए था और उल्टा वो और भी स्ट्रांग बनकर निकल आया। पूरी तरह बैटशिट क्रेजी होकर वो मेज पर मुट्ठी मारती है और चिल्लाती है कि आखिर वो लोग उसे खत्म क्यों नहीं कर पाए। ऊपर से उन्होंने पैसे भी लिए और काम भी फेल कर दिया। ये बात उसके गुस्से को और बढ़ा देती। मैनेजर ली पर दहाड़ते हुए वो कांग चिलवू को मैसेज भेजने को कहती है। अगर उसने खुद जाकर डोजिन को नहीं मारा तो उसे 10 गुना रकम लौटानी हो। लेकिन उसकी हैरानी बढ़ जाती है जब उसका असिस्टेंट बताता है कि शायद अब कांग चिलवू से कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया रिफ्ट सीधा डोजिन के घर के ऊपर प्रकट हुआ है और ये कंफर्म हो चुका है कि वो रिफ्ट में घुस चुका है। यानी अब उसके जिंदा लौटने का सवाल ही नहीं उठता। होंग हीजू ये सुनकर खुश हो जाती है, ऑलमोस्ट रिलीव्ड, और असिस्टेंट को कहती है कि आगे की अपडेट्स तक हालात पर नजर बनाए रखें। दूसरी ओर हमारा बॉय डोजिन रिफ्ट के डोमेन में पहुंच चुका है। ये एक जंगल है, बिल्कुल वही जगह जहां वो बचपन में आराम करने आता था। फॉरेस्ट ऑफ पटिस्वा एकदम उसी तरह फिर से बना हुआ है जैसे उसने अपनी यादों में उसे छोड़ा था, आखिरी डिटेल तक। यहाँ मौजूद रिच माना तक बिल्कुल वैसी ही भारी ऊर्जा महसूस होती है। रास्ते पर चलते हुए वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी मुलाकात फिर से उस ऑल पावरफुल वर्ल्ड ट्री से हो रही है। ये वही ट्री है जो प्यूरेस्ट फॉर्म में माना छोड़ता है, दुनिया की सबसे डिवाइन स्ट्रक्चर और पूरे वर्ल्ड की स्टेबिलिटी का असली कोर। पुरानी दुनिया तब तबाह हुई थी जब इसी ट्री को जला दिया गया था, जिससे मना का पूरा फ्लो हमेशा के लिए विकृत हो गया। लेकिन इस रिफ्ट डिमेंशन में ट्री एकदम ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा डोजिन की यादों में था। उसे कारण नहीं पता, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, उसके पास वो
मैना वापस पाने का मौका है जो उसने खोया था। ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हुए हमारा बॉय धीरे धीरे अपनी ताकत को और साफ महसूस करने लगता है। वो पूरे 3 दिन ऐसे ही बैठा रहा, बिना खाए पिए, बिना किसी जरूरत का ख्याल किए। पूरा 10 दिन निकल गए और उसकी सारी फोकस केवल अपनी ब्रीदिंग को हार्मोनाइज करने पर। लेकिन 10वें दिन की रात उसकी मेडिटेशन को ट्रबल ने भंग कर दिया। ये एलियन जैसे क्रीचर्स, जिन्हें बल्किना कहा जाता है, फिर से वर्ल्ड ट्री को जलाने आए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पुराने समय में किया था। लेकिन इस बार हमारा बॉय वहां मौजूद है और वो इस ट्रेजेडी को दोबारा होने नहीं देगा। क्रीचर्स उस पर झपटते हैं और डोजिन को अफसोस होता है कि काश उसके पास वाटर एलिमेंट सोर्ड होता तो इन्हें आराम से गिरा सकता था। लेकिन सामने खड़े जलते हुए मॉन्स्टर्स जैसी दानवी आवाजें निकालते हैं और उसके पास अब इतना मना है कि उसे किसी हथियार की जरूरत ही नहीं। ही इज द वेपन और उसके हाथ रेटेड ई फॉर एवरीवन। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिर्फ अपनी मैना की अथॉरिटी से एक क्रीचर को जमीन पर पटक देता है। दूसरा क्रीचर उसकी एबिलिटी देखकर शॉक में पड़ जाता है। अब जरा देखें अभी हुआ क्या। ये टेलीकिनेसिस नहीं था, इसे मना रिलीज कहा जाता है। ये एक ब्लास्टर टाइप अटैक है जो रॉ मना को डेटोनेशन स्ट्राइक की तरह फेंकता है। काफी समय बाद उसने इस एबिलिटी को ऐसे इस्तेमाल किया क्योंकि उसके मना रिजर्व्स पहले कम थे, लेकिन बल्किना अभी खत्म नहीं हुए हैं। वो पलटकर अपने मुंह से चार्ज्ड ब्लास्ट्स फेंकते हैं रिटेलिएशन के तौर पर। ये पल्सिंग लेजर बीम सीधा हमारे बॉय की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा काम दिख रहा है। सिर्फ उसकी मैना ही उसे किसी भी डैमेज से बचाने के लिए काफी है। क्रीचर्स की तरफ बढ़ते हुए पूरे मैना बर्स्ट में इग्नाइट होकर वो कहता है कि उसने आखिरकार वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब वो थोड़ा खेलना चाहता है। अपनी ट्रेनिंग के फल एंजॉय करने का समय आ गया है। घिनौने बास्टर्ड्स फिर से एनर्जी ब्लास्ट तैयार कर रहे होते, लेकिन हमारा बॉय दो बुल्किना को पकड़कर उनकी माउथ्स जबरदस्ती बंद कर देता है। ऐसे में उनकी खुद की एबिलिटी अंदर ही चार्ज होकर एक्सप्लोड हो जाती है और पीछे बचती है सिर्फ एक हेडलेस जलती हुई लाश। उनके कॉर्प्सेस सूख कर गिरते हैं और दो कीमती मैजिक स्टोन्स उसके हाथ लग जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डोजिन अभी मजे में, क्योंकि इनको हराने पर उसे इटर्नल एम्बर जैसा रेयर लूट भी मिला है। वो खुशी खुशी मॉन्स्टर्स को काटता, पीटता और एक तरफा मैसेकर करते हुए आगे बढ़ता जाता है और माना स्टोन्स का ढेर इकट्ठा करता जाता है। अंत में जब सब खत्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसने मानो जैकपॉट ही मार लिया हो। गिरे हुए लूट में उसे एक छोटा सा सुनहरा कॉइन सीड भी मिलता है जो चमक रहा होता है। यही है इटर्नल एम्बर। इसे हाथ में लेते ही वो अपनी पावर का एक और हिस्सा वापस पा लेता है। एम्बर को क्रश करते ही उसकी इंटरनल फ्लेम्स अनलॉक हो जाती है। वो इसके साथ जिस कैजुअल स्टाइल में खेलता है वो सच में सुकूना जुजुत्सु काइसन वाइब्स देता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में सबसे अच्छा तरीका ये होता कि वो वर्ल्ड ट्री से मनेगाट करता रहे, लेकिन उसके शरीर की मनेगाट अब्सॉर्प्शन लिमिट फिलहाल पूरी तरह भर चुकी है। दूसरा तरीका यह है कि वह एम्बर को अब्सॉर्ब करे, जो उसकी मनेगाट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके फायर मनेगाट बना देगा। और वो बिल्कुल यही करता है। उसका पूरा शरीर फ्लेम एनर्जी से भरकर दहक उठता है। पहले जीवन में उसे इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने कभी इटर्नल एम्बर को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब उसे पूरी तरह अब्सॉर्ब करना उसकी नेसेसिटी बन चुकी है। एक एम्बर को अब्सॉर्ब करने में पूरे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसने इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी जमा कर रखी है। इसलिए उसका नेक्स्ट गोल है जितने ज्यादा हो सके उतने एम्बर्स अब्सॉर्ब करना। उधर रिफ्ट के अचानक प्रकट होने से पब्लिक की क्यूरियोसिटी आसमान छू रही। रिपोर्टर्स का झुंड डोजिन के घर के बाहर जमा है और एजेंट्स व एसोसिएशन स्टाफ जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैंग स्योंगू बुरी तरह पिस्ड ऑफ है। उसे एक आदमी की एक घमंड भरी स्टूपिडिटी हजम नहीं हो रही कि उसने रिफ्ट में इतनी जल्दी घुसने की हिम्मत कैसे की। और हाँ, वो सच में यौन हो सोलो लेवलिंग की कार्बन कॉपी लगता है, बस हेयर कट थोड़ा साफ सुथरा है। हमारे सीन में एक और कैरेक्टर मौजूद है, किम ह्यून वू, नीले बालों वाला हमारा दूसरा प्रोटैगनिस्ट टाइप लड़का। वो डोजिन द्वारा अपनी सिस्टर को बचाने के लिए किए गए कामों से पूरी तरह सिंपैथाइज करता है, लेकिन स्योंगू इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। उसके मुताबिक हमारा बॉय ऐसे गुस्सा जैसे कोई ग्रीडी आदमी जिसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं। अगर वो नॉर्मल तरीके से खुद को अनअलाइव कर देता तो बात और होती, लेकिन अगर कोई रिफ्ट के अंदर मरता है तो वो जगह एक मॉन्स्टर डेटोनेशन ग्राउंड बन जाती है, जहां से काउंटलेस क्रीचर्स बाहर फटकर निकलते हैं। यही असली खतरा है। ह्यून वू इस पर गिल्मा की राय पूछता है और गिल्मा ने बस यही कहा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलना है। ह्यून वू दुनिया भर में अचानक उभर रहे रिफ्ट इंसिडेंट्स पर सवाल उठाता है। यूएस, चीन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूके, इतने सारे देशों में अचानक रिफ्ट बर्स्ट हो रहे हैं और यही वजह है कि गिल्मा इन सबको एक साथ मैनेज करते करते परेशान है। ज्यादातर देशों ने तो हालात आसानी से कंट्रोल कर लिए, लेकिन साउथ कोरिया वो तो लिटरली पिस्ड एज हेल है, क्योंकि यहाँ पूरा मामला सिर्फ एक आदमी के कारण फुल ब्लोन डिजास्टर बन सकता है। सियोंगू इतना गुस्से में है कि उसे बस मौका मिले और वो उस बंदे को पीटकर सीधा बाहर फेंक दे और उसी रिफ्ट से उम्मीद कर रहा है कि किसी चमत्कार से वो खुद बाहर गिरा दिया जाए। अब बात आती है उस विशाल पर्पल गेट की। 22 दिन बीत चुके हैं उसके उभरने के बाद और डोजून भी उतने ही दिनों से रिफ्ट के अंदर है। हीरो एसोसिएशन डर चुकी है और उन्होंने इस थ्रेट को लेवल 1 वेव घोषित कर दिया है। डोजून की रियल आइडेंटिटी दुनिया से छिपा कर रखी गई है, इसलिए अभी उसे ऑर्डिनरी पर्सन एस बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया को कुछ नहीं पता, लेकिन मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जबरदस्त स्पीड में सब समझ जाता है। उसका असिस्टेंट भी रिपोर्ट
रिपोर्ट वेरीफाई करके कंफर्म कर देता है कि रिफ्ट वाला आदमी वही है। किम यंग गू, जो प्रेसिडेंट हुआंग चंग सियोप का राइट हैंड मैन है, वो भी इस इन्फो को अप्रूव करता है। चंग सियोप सिर्फ एक बात जानना चाहता है, दोजुन के बचकर बाहर आने के चांसेस कितने हैं। और हाँ, वन पीस वाले जोक की तो इज्जत करनी ही थी। द वन पीस इज रियल। असिस्टेंट ठंडे दिमाग से जवाब देता है, एक ऑर्डिनरी इंसान के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। दोजुन को ऑर्डिनरी पर्सन बोलने मात्र से ही चंग सियोप के चेहरे पर एक बड़ी ही एंटरटेनिंग स्माइल आ जाती है, क्योंकि वही रेगुलर सिविलियन उसके आदमियों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा चुका है और हफ्तों तक उनके हाथ पैर बैंडेज में लपेट दिए थे। दुनिया की नजर से देखें तो लोग उस सिविलियन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो रिफ्ट के अंदर गया। अब चंग सियोप ये भी जानना चाहता है कि अगर कोई अवेकेंड इंडिविजुअल अंदर जाता तो उसके सर्वाइवल चांसेस क्या होते। उसका असिस्टेंट कामली बताता है कि ये हीरो के लेवल पर डिपेंड करता है और सही डेटा के बिना कोई जजमेंट करना मुश्किल है। चंग सियोप भी मानता है कि फाइटिंग एबिलिटी और सर्वाइवल एबिलिटी दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और रिफ्ट के अंदर तो बात खतरनाक लेवल पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, वो कमीना अभी भी अपनी हरकतों से नहीं बदला है। चंग सियोप दोजुन की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, मगर नोबल रीजन से नहीं। इस कमबैक तो सोच रहा है कि अगर दोजुन नहीं लौटा तो उसकी फैमिली के ऑर्गन्स बेच देगा और अगर लौट भी आया तो उस पर डेट चढ़ाकर पूरे खर्चे का इल्जाम उसी पर डाल देगा। ये आदमी सच में एक वॉकिंग लीच है। सीन वापस शिफ्ट होता है उस मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ट्री की ओर। यहाँ हमारा बॉय पूरी स्पीड में अपने ट्रेनिंग आर्क में डूबा हुआ है। उसका पूरा शरीर अब फ्लेम मैना में थ्राइव कर रहा है। उसे समय का अंदाजा भी नहीं है, बस इतना पता है कि वो सैकड़ों फायर स्टोन्स अब्सॉर्ब कर चुका है। इससे उसके अंदर इतनी फायर मैना कलेक्ट हो चुकी है कि वो उसे किसी भी रूप में मैनिपुलेट कर सकता है। साइड इफेक्ट ये है कि उसकी फ्लेम रेजिस्टेंस भी इनसेन लेवल तक बढ़ चुकी है। जब वो अपने पुराने सेल्फ की तुलना अपने अभी वाले फायर एट्रीब्यूट मास्टरी से करता है, उसे लगता है कि कम से कम फायर डोमेन में तो वो अपने पास्ट सेल्फ से आगे निकल चुका है। वो वर्ल्ड ट्री को जेंटली गले लगाता है। ये वही डिवाइन ट्री है जिसने हमेशा उसकी मदद की, पहले भी और अब भी। इस वजह से डोजिन दिल से ग्रेटफुल है। अपने सारे माना स्टोन्स को स्टोर करने के लिए उसने बेलों से एक छोटा सा बैग बना लिया है। स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद उसे एहसास होता है कि शायद अब वो कभी इस एंजेलिक ट्री को दोबारा न देख पाए। फिर भी वो ये उम्मीद छोड़ता नहीं, अगर कभी भी यह डिवाइन ट्री खतरे में पड़ा तो वो अपनी जान पर खेलकर इसे बचाने वापस आएगा। और भाई, मैं नहीं जानता तुम लोगों का क्या है, लेकिन ये पूरा सॉफ्ट इमोशनल सीन जेन्युइनली सो होलसम लगा। उस रात दोजिन आखिरकार बाहर की दुनिया में कदम रखता है, पूरी तरह से रिफ्ट के बाहर निकलते हुए। उसे आसपास कोई भी मौजूदगी महसूस नहीं होती। शायद ज्यादातर लोगों ने सोच लिया था कि वो अंदर ही मर गया होगा और कभी भी कोई मॉन्स्टर वेव बाहर आ सकती है, लेकिन तभी उसे किसी स्ट्रॉन्ग इंसान की प्रेजेंस महसूस होती। उसे पकड़ने के लिए वो फौरन उसकी डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो उन दो एजेंट्स के पास पहुंच जाता है, एक पूरा पिस्ड ऑफ और दूसरा पूरा चिल्ड, यानी ह्युनवू और सियोंगू, जिनसे वो पहले मिल चुका था। उनके आउटफिट्स देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये लोग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और अगर यहाँ गलती से भी वो पकड़ा गया तो मामला सीधा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस सिचुएशन को संभालने के लिए वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है। एक जोरदार फ्लेम बॉल बनाकर पूरी ताकत से आसमान में फेंक देता है। वो अटैक सीधा पास की बिल्डिंग पर जाकर गिरता है और धमाके के साथ फट जाता है। आवाज सुनते ही ह्युनवू और सियोंगू तुरंत रेड अलर्ट मोड में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये आग है तो दोनों उसकी डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें लोग डर के मारे खड़े नजर आते हैं। सियोंगू खुद शॉक में पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। उधर हमारा लड़का अपनी फ्लेम पावर से खुद ही प्रभावित है। उसकी प्रिसीजन काफी बढ़िया है और उसे भरोसा है कि आगे ये उसे बहुत काम आएगी। वो अपने पुराने दोस्त टस्क को याद करता है, जो कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर मेज था। वो सोचता है कि क्या टस्क उसकी फ्लेम्स देखकर प्राउड होता। इसी बीच ह्युनवू की शार्प सेंसेस उसे रिफ्ट की तरफ देखने को मजबूर करती हैं। वो अचानक अजीब तरह से रिएक्ट करती है और उनकी आंखों के सामने धुएं में गायब हो जाती। दोनों एजेंट्स फौरन साइड की ओर भागते हैं, लेकिन वहां जाकर वो शॉक में रह जाते हैं। रिफ्ट का कनेक्शन अब इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुका है। उधर हमारा लड़का बिना किसी दिक्कत के अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ चुका है। अगली सुबह खबर फैल जाती है, मापो वाली रिफ्ट जो पूरे 1 महीने तक खुली थी, वो एसईओ डोजुन के अंदर जाने के 29 दिन बाद अचानक गायब हो गई। हीरो एसोसिएशन की मॉन्स्टर वेव वाली चिंता गलत साबित होती है, पर असली वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। उन्हें उस फायर से भी निपटना पड़ रहा है जो रिफ्ट के गायब होने के ठीक समय जंक यार्ड में भड़की थी। इसी वजह से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि एसईओ डोजुन सच में मर चुका है और ये आग उसी की बेवकूफी का नतीजा है। लेकिन उन्हें क्या पता, हमारा लड़का तो यहीं आसपास हिडन इन प्लेन साइड बैठा लोगों की बातें सुन रहा है। कुछ लोग तो उसकी मौत पर सिंपैथी भी दिखा रहे हैं। दुर्भाग्य से रिफ्ट का डिसअपीयरेंस हमारे हीरो के लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि अब वो वर्ल्ड ट्री के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। भले वर्ल्ड ट्री को अब वो प्रोटेक्ट न कर पाए, लेकिन उसकी
जिंदगी में एक और चीज है जिसे वो अभी भी बचा सकता है, और ये बात हमें सीधा HCS कैपिटल ले आती। अंदर बैठे वो सारे इडियट्स डो जून की मौत की पार्टी कर रहे हैं सामने। उन्हें लगता है अब वो आराम से उसकी ओल्ड ग्रैनी और लिटिल सिस्टर को भी हटा देंगे। चंग सब वैसे भी ऐसा इंसान है जो लोगों को निचोड़कर मार सकता है। एक हरामी तो ये तक कह रहा है कि बहन को थोड़ा बड़ा होने दो, फिर और तरीकों में इस्तेमाल करें। इसी गंदी बातों के बीच एक आवाज वहां गूंजती है, एक फेमिलियर वॉइस जो उनसे उनके बॉस के बारे में पूछती है, और सीन वहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ चंग सब बड़ा खुश घूम रहा है। उससे लगता है डो जून अब हमेशा के लिए मर चुका है। उसका असिस्टेंट उसे आज के स्केड्यूल के बारे में बताता है। ज्यादा काम नहीं है, बस एक लंच अनदर CEO के साथ। चंग सब ये सुनकर खुश हो जाता है कि आज रात वो आराम से मैडम कैंग के क्लब में मजे करेगा। ये सब बिना दिमाग का चैटर चल ही रहा होता है जब वो बिल्डिंग में घुसकर सीढ़ियां चढ़ता है और देखता है कि उसके आदमी खिलौनों की तरह यहाँ वहां फेंके पड़े हैं। दीवारों पर खून बिखरा है, और जिसने ये सब किया है वो वही है जिसे चंग सब ने डेड समझ लिया। हमारा लड़का उसे पकड़कर जमीन पर दे मारता है और काल्मली कहता है, फिल्थी चंग सब, कुत्ते की तरह रेंग कर मेरे पास आ। ये सुनते ही कंपनी का प्रेसिडेंट डर के मारे कांप जाता है। हमारा लड़का उसके ऑफिस की चेयर पर बैठकर जैसे असली लीडर की तरह जगह संभाल लेता है और अपना आदेश दोबारा दोहराता है। बेचारा चंग सब अभी भी शॉक में ही है, लेकिन डर इतना है कि बिना समय गंवाए वो कुत्ते की तरह रेंगना शुरू कर देता है। और फिर डो जून अपनी पूरी रूथलेसनेस दिखाते हुए उसे आदेश देता है, अब बार्क कर, जानवर जैसे। ये आदेश उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगता है और चंग सब ह्यूमिलिएशन में रोने लगता है। एक बार्क निकलने में उसे एक पूरा सेकंड लगता है, लेकिन हमारा लड़का इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता। वो खुद यकीन दिलाता है कि चंग सब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक एनिमल है। वो उसे बार बार बार्क करने पर मजबूर करता है ताकि सुनने वाला हर इंसान जान जाए कि ये आदमी असल में कितना गिरा हुआ है। कंपनी का प्रेसिडेंट अब उसी हाल में जिस हाल में वो लोगों को रखता था। डो जून बड़ी ठंडी आवाज में साफ बोल देता है कि ऐसे स्कम बैग्स ऊपर से जितना भी ओबीडियंट बनने का नाटक करें, मौका मिलते ही सीधा बैक स्टैप कर देते हैं। अपना गंदा नाम सुनकर चंग सब का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि हमारा लड़का उसे बता रहा होता है कि उसकी जिंदगी ऐसे सेकंड रेट इंसानों से निपटते निपटते भर चुकी है। चंग सब दया की भीख मांगते हुए बोलता है कि जरूरत पड़े तो वो एक लॉयल डॉग की तरह सर्व करने को भी तैयार है, लेकिन डो जून का सब्र खत्म हो चुका है। वो एक भारी सा स्लैप उसके चेहरे पर दे मारता है, इतना जोरदार कि उस कमीने की सांस भी रुक जाती है और खून बाहर आ जाता है। उसका असिस्टेंट ये सब हॉरर में देख रहा होता है। तभी डो जून उसे आवाज देकर कहता है कि अब से वही कंपनी का न्यू बॉस है और उसे ऐसे बास्टर्ड के नीचे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद डो जून सीधा आदेश देता है कि चंग सब को यहीं खत्म कर दो, पूरी परमिशन। लेकिन असिस्टेंट की हालत डीली हो जाती। वो माफी मांगते हुए कहता है कि उनके लीडर के बहुत सारे कनेक्शंस हैं और अगर चंग सब की जगह उसे बॉस बना दिया गया तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। इसलिए वो डो जून से रिक्वेस्ट करता है कि इस आदमी की जान एक बार और छोड़ दे। लेकिन डो जून यहाँ बातों में टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। वो खामली कहता है कि चंग सब की बॉडी को एक बैरल में भरकर ओशन में फेंक दो, एविडेंस मिटाने का। ये काम तो इन लोगों का पारिवारिक बिजनेस जैसा है। जब सर्वेंट्स भी आदेश मानने से कतराते हैं तो डो जून एकदम अलग तरीका अपनाता है। वो पूरे ग्रुप को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो सबको गेट के अंदर फेंक कर मॉन्स्टर्स का खाना बना देगा। ये सुनते ही चंग सब की हालत और भी पैथेटिक हो जाती है। वो जमीन पर गिरकर जान की भीख मांगने लगता है, कसम खाता है कि वो कभी बिट्रे नहीं करेगा और हमेशा डो जून की सेवा में रहेगा। ये देखकर हमारा हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो चाहे तो अभी चंग सब को खत्म करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स मिटा सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा इस लाइफ में वह अपने पुराने मर्सिलेस रूप से थोड़ा सॉफ्टर हो चुका है। आखिरकार इस बार वो उसे माफ करने का फैसला लेता है और हाथ बढ़ा देता है। और चंग सब भाई अब ये बंदा पक्का रिलीजियस बनने वाला है। दुआ करेगा कि कभी भी डो जून के खिलाफ जाने की गलती ना करे। वो हीरो का हाथ पकड़ता है और कसम खाता है कि अब से उसकी लॉयल्टी बिल्कुल अनकंडीशनल होगी। लेकिन तभी डो जून को कुछ अजीब लगता है। उसका हाथ अचानक स्टीमिंग हॉट फ्लेम्स से घिरा हुआ है। हाँ, भले ही डो जून थोड़ा सॉफ्ट हुआ हो, पर वो अभी भी अंदर से रूथलेस ही है। वो चंग सब की आंखों में सीधा देखता है और उसे याद दिलाता है कि ये सच में उसकी फाइनल चांस है। और फिर बिना किसी हेजिटेशन के डो जून उसका हाथ पकड़कर एक झटके में नोच देता है। उस हाथ को सीधा एक जली हुई चार्ड पेस्ट में बदल देता है। मीटिंग खत्म होने तक डो जून बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है और पीछे बस प्रेसिडेंट की एगनाइजिंग चीखें रह जाती। लेकिन जाते जाते एक आखिरी वार्निंग छोड़ जाता है, अगर उनमें से एक भी इंसान उसकी फैमिली के रास्ते में आया तो डो जून खुद उनकी डेथ पर्सनली कंफर्म करेगा। और अब इन लोगों की जिंदगी का नया काम हमेशा हमेशा उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। बस ऐसे ही हैंडल किए जाते हैं असली ट्रेटर्स। दुनिया की नजर में CEO डो जून तो बस एक मामूली सा नाम था जो रिफ्ट के साथ ही गायब हो गया। लेकिन असलियत भाई जन आराम से लोकल मैकडॉनल्ड्स में बैठकर खाना खा रहा है। गवर्नमेंट, हीरो एसोसिएशन, मीडिया सभी ने उसे यस्टरडेज न्यूज की तरह भूल भी दिया। अब कोई बोले भी कि वो जिंदा है तो भी कोई सीरियस नहीं लेगा। और वैसे भी एक सोलो रिफ्ट से निकल
कर वापस आना, ये दुनिया उसके लिए बस एक्स्ट्रा हेड की ही देती। उधर हारा हुआ डॉग हुआंग चांग सब अभी उसके लिए एक नया सेफ और बेटर घर ढूंढने में लगा हुआ है, कम से कम तब तक जब तक 2 जून आराम से सेटल ना हो जाए। आखिरकार 2 जून को मौका मिला अपनी छोटी बहन को टेस्टी फास्ट फूड खिलाने का, और उसने उसे बताया कि अब वे एक बेहतर नेबरहुड में शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर छोटी योन योन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो किंडरगार्टन जा सकती है और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल भी। लेकिन जैसे ही स्कूल की बात आती है, योन योन का मूड अचानक डाउन हो जाता है। 2 जून थोड़ा घबरा जाता है। ये लड़का मॉन्स्टर्स काटने में एक्सपर्ट है, पर बच्चों को संभालना उसकी स्किल ट्री में नहीं आता। फिर उसकी बहन रोते रोते बताती है कि बाकी बच्चे उसे ऑर्फन कहकर चिढ़ाते हैं। ये सुनकर बिग ब्रो 2 जून का दिल सच में टूट जाता है। वो सोचता है अगर वो मीन किड्स से घुलना मिलना नहीं चाहे तो मत करे, वो छोटे ब्रैट्स अपने कर्मों का फल कभी ना कभी खाएंगे। ये सुनकर और ये जानकर कि अब उसे किंडरगार्टन में बुली होने वापस नहीं जाना पड़ेगा, योन योंग तो सीधी हाइप्ड हो जाती। इनसाइड 2 जून अपनी छोटी बहन को एक ऐसी प्राइवेट स्कूल भेजने का प्लान बना रहा है जहां कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। उस रात एससीओ 2 जून को पता चला कि किम योनगू ने उसकी दादी और बहन को किसी रैंडम मोटल में छुपा कर रखा था। जब वो रिफ्ट के अंदर फंसा हुआ कांच जैसा कमजोर वो कमीना अपनी जान तोड़कर माफी मांग रहा था। उसने बहाना बनाया कि मोटल उनकी कंपनी के अंडर है, इसलिए बाकी जगहों से ज्यादा सुरक्षित है। 2 जून के पास आज इन चापलूसों से निपटने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह बस कमरे में गया और महीनों बाद एक बार फिर अपनी दादी को देखा। छोटी यून यंग ने उस पर झपटकर भालू जैसी झप्पी मार और दादी उसकी हथेली पकड़कर रो पड़ी। वो बस अपने पोते को जिंदा देखकर खुश थी। पहले तो वो सख्त योद्धा हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसे अपने परिवार की गर्माहट महसूस हुई, वो मुस्कुरा दिया। छोटी यून यंग को मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद आ गया है, इसलिए वो लोग उस बिल्कुल असली जगह पर काफी बार जा रहे हैं। आज उसने भाई से उसके हीरो वाले काम के बारे में पूछा, और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे हीरो भाई होना अच्छा लगता है, तो यून यंग ने बिल्कुल बेफिक्री से कहा, नहीं, हीरो चाहे कितने भी कूल हों, वे हमेशा खतरों में रहते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं। और यून यंग बस चाहती है कि उसका भाई दादी और उसके साथ बहुत बहुत लंबे समय तक रहे। 2 जून तो खून खराबे की दुनिया में जीते जीते इतना सुन्न हो चुका था कि किसी का उसके लिए चिंतित होना उसके लिए नई चीज थी। पिछली दुनिया में वह आखिरी बचा हुआ इंसान था। राक्षसों से लड़ते लड़ते उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन इस दूसरी दुनिया में उसकी जिंदगी में कुछ बेहद अनमोल लौट आया। वो भूली हुई भावनाएं फिर सतह पर आ रही हैं। शायद इस दुनिया में वो सच में खुश रह सकता है। शायद वो एक शांत प्यारी जिंदगी जी पाए अपने परिवार के साथ। लेकिन जब वो अंदर ही अंदर गर्मजोशी में डूबा हुआ था, कोरिया का हीरो एसोसिएशन बुरी तरह हिल चुका था। कोरिया हीरो एसोसिएशन का संस्थापक नाथ है वुंग, जो वर्ल्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर भी है, हाल ही की रिफ्ट घटना से परेशान था, या कहें कि रिफ्ट घटना के न होने से। उनके सबसे बेहतरीन लोग साइट की जांच कर चुके थे, पर कोई नई जानकारी नहीं मिली। अपने इलाके को लेकर अंधेरे में रहना उसे और भी बेचैन कर रहा था, और यह भी संभव है कि जो रिफ्ट अचानक गायब हुई वह कभी भी दोबारा प्रकट हो सकती है। उसकी असिस्टेंट भी उसकी चिंता से सहमत थी। उसका कहना था कि अगर वहां एक वेव आ जाती तो स्थिति शायद और साफ होती। कम से कम अब उन्हें अननोन वेरिएबल्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टर तेवुंग ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, क्योंकि अगर वह आगे बोलती तो उसका एंगर और बढ़ जाता। हाँ, अनसर्टेनिटीज उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसे यह राहत थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। न तेवुंग दुनिया के टॉप 100 रिस्पेक्टेड और स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में आता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वह कभी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाए तो इतिहास में सबसे ज्यादा वोट्स वही ले जाएगा। उसकी एक बात और एक फैसला बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को हिला सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे न किसी देश की पावर में दिलचस्पी थी, न ही किसी कॉन्ग्लोमरेट की वेल्थ में। वह बस एक ही चीज को सबसे ऊपर रखता है, अपनी जनता की सेफ्टी। सीधी भाषा में कहें तो यह आदमी सच में रियल वन, चाहे जितना भी समय लगे। वह रिफ्ट के पूरे पेरीमीटर की गहराई से जांच चाहता था। आसपास के सभी लोग पहले ही अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए तैयार थे, इसलिए वह मुद्दा हल था। तेवुंग तो उन्हें मार्केट प्राइस से ज्यादा देने का मन बना चुका था। इतनी परेशानी के बाद यह कम से कम वह कर सकता था। इसी बीच रिपोर्ट्स आने लगी कि अलग अलग देशों में कई रिफ्ट्स प्रकट हो चुकी हैं। देखने में तो साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यूएस और चाइना अपनी रिफ्ट्स को कंट्रोल करने में लग चुके थे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की हालत सबसे खराब थी। बाकी जगहों पर वेटरन हीरोज भेज दिए गए थे, लेकिन यूके की स्क्वाड तो बिल्कुल ही डूडू गार्बेज निकली। 1 महीने से जारी यूके रिफ्ट को साफ करने का मिशन बुरी तरह से नाकाम हो चुका। अब तो यूके रिफ्ट वेव भी ऑफिशियली शुरू हो गई थी। फिर भी शहर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे ही लगे हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना। इसी भीड़ में सीओ जिन भी चल रहा था, बिल्कुल आम लोगों में घुलता मिलता। वह अपने पसंदीदा शॉप में दाखिल हुआ, जो हीरो कॉम्प्लेक्स के अंदर थी। दरवाजा खुलते ही काउंटर पर खड़ा लड़का इंस्टिंक्ट से वेलकम बोलने ही वाला, लेकिन डोजिन का चेहरा देखते ही उसकी आवाज फ्रीज हो गई। ब्लैक हेयर्ड यंग मैन को देखते ही उसके शरीर का हर बाल टेरर मोड में खड़ा हो गया। आज मैनेजर भी दुकान में मौजूद था, इसलिए काउंटर वाले को इस सैडिस्ट टाइप ग्राहक का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। मैनेजर ने अखबार धीरे से बंद किया, उसे नीचे रखा और अपनी नजर ऊपर उठाई। उसकी आवाज तो कंट्रोल में थी, लेकिन उसमें साफ साफ एंगर महसूस होता था। यही वो आदमी था जो इस बेचारे पुशओवर कैशियर को जबरदस्ती लो ग्रेड क्रिस्टल्स खरीदने पर मजबूर करता आया है। डोजिन ने बड़ी आलस से अपना बैकपैक उतारा और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया।
अच्छा ही हुआ कि आज मैनेजर मौजूद था, इससे उसकी मैजिक क्रिस्टल्स की सेल जल्दी खत्म हो जाएगी। मैनेजर तो उम्मीद कर रहा था कि हमेशा की तरह कुछ लो ग्रेड क्रिस्टल्स जमीन पर गिरेंगे, और ऑनेस्टली उसे इस छोटे मोटे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन डोजिन को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे यूं ही मना कर दे, जबकि वह साफ सुथरा फेयर ट्रेड चाहता है। मैनेजर हो या कोई भी सेन शॉप ओनर, कोई भी सिर्फ 1% फी पर डील नहीं लेगा। मैनेजर के दिमाग में तो यही था कि ये लड़का बस चला जाए तो बेहतर है, पर डोजिन ने साफ बोल दिया कि उससे डील रिफ्यूज करना ये मिस्टर मैनेजर की जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। मैनेजर फिर भी उसे चिड़चिड़े अंदाज में भगा रहा, पैक की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। ये उसका आखिरी वार्निंग था। उसके बाद हालत बिगड़नी तय थी। जवाब में डोजिन ने बैग को जोर से लात मारी और बैकपैक टाइल्स पर गिरते ही उसके अंदर की चीजें पूरे फ्लोर पर फैल गईं। कैशियर और मैनेजर दोनों ही एक्सपीरियंस्ड क्रिस्टल ट्रेडर्स थे। एक नजर में पहचान गए कि यह क्या है। वह पुराना गंदा सा बैग असल में हीरोज मैजिक क्रिस्टल्स से भरा हुआ था, एक लेजेंडरी ट्रेजर जिसे दुनिया की कोई भी रकम खरीद नहीं सकती। डोजिन को लगभग अंदाजा था कि ये चीजें कितनी कीमती हैं। उसे पता था कि उसके हाथ में प्रीमियम माल है। असल में यही हीरोज मैजिक क्रिस्टल कभी एक मशहूर मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड क्वार्जमन ने न्यू एज ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया। फिर एक रात उसकी लेबोरेटरी में हुए एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी ही बदल दी और दुनिया की नजर इस छोटे से रॉक पर। उसी हीरोज मैजिक क्रिस्टल ने क्वार्जमन को एक पावरफुल हीरो के रूप में अवेकन कर दिया। तभी से यह क्रिस्टल हीरो अवेकनिंग और मना एनहांसमेंट के लिए प्राइसलेस बना हुआ है। इतना रेयर और पावरफुल एनर्जी सोर्स, ये तो सीधा अल्ट्रा हाई एंड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। एक पावर मूव करते हुए डोजिन ने साफ आदेश दिया कि यह सब वापस पैक करो, और फिर वह निकल गया। मिस्टर मैनेजर का तो पूरा बिहेवियर पलट गया। उसका एरोगेंट टोन तुरंत गायब होकर एकदम वेलकमिंग हो गया। वह तो खुद भागकर डोजिन को वीआईपी सीट्स तक ले गया और ड्रिंक्स तक ऑफर कर दी थी, जबकि कैशियर उन क्रिस्टल्स को पॉलिश कर रहा था। डोजिन तो इस तरह की रोल रिवर्सल एंजॉय करता है। एक सेकंड पहले उसे भगा रहे थे और अगली ही सेकंड आइस्ड ड्रिंक ढूंढ रहा। ओपनिंग डिमांड भी तगड़ी ही रखी, फुल प्राइस के साथ सिर्फ 0.5% कमीशन। और जैसे ही मैनेजर ने हल्का सा भी हिचकिचाने का साइन दिखाया, डोजिन ने तुरंत डील खींच लेने की धमकी दे दी। पहले के ट्रेड्स में डोजिन ने 1% पर डील मान ली थी। अब वह उसी ऑलरेडी पैथेटिक रेट को और भी नीचे गिरा रहा था। सच कहें तो वह ये सब बस अनोयंस में कर रहा था। मैनेजर ने तुरंत सिर झुका लिया और जितनी सिंसियर अपॉलॉजी वह निकाल सकता था उतनी निकालने की कोशिश की। लेकिन डोजिन अब इन बेकार एम्प्टी अपॉलॉजीज से तंग आ चुका था। उसकी बात सिंपल थी, या तो उसका रेट मानो या फिर वह अपना बिजनेस कहीं और ले जाएगा। काउंटर पर खड़ा कैशियर मन ही मन डोजिन को रूड प्रिक बोलकर गालियां दे रहा था। मैनेजर को भी समझ आ गया कि एक्टिंग से ये लड़का सॉफ्टन नहीं होने वाला, इसलिए उसने लंबा लेक्चर शुरू कर दिया। मैजिक क्रिस्टल मार्केट, प्राइसिंग, डिमांड, सप्लाई, पूरी इकोनॉमिक्स खोल दी। लेकिन डोजिन के पास इतना लॉन्ग विंडेड बक बक सुनने के लिए टाइम नहीं था। उसने ड्रिंक खत्म की और सीट से उठ खड़ा हुआ। यह देखकर मैनेजर की हालत पैनिक मोड में चली गई। उसे लगा जिंदगी की सबसे बड़ी डील उसके हाथ से निकल रही है। मैनेजर ने 9% कमीशन ऑफर किया। काम नहीं बना तो 8% की बात की, फिर 8 से 7, 7 से 6 और 6 से 5 तक उतर आया। इस रेंज में तो शॉप को प्रॉफिट होना तो दूर, घाटा ही होगा। मैनेजर डिस्पेयर में डूबा हुआ था और तभी एसईओ डोजिन ने चाल चली। उसने अचानक कह दिया कि चलो पास्ट डीलिंग्स की रिस्पेक्ट में वह 1% पर मान जाएगा। मैनेजर के अंदर एक चीख उठी। उसके दिल में वह इसे साफ साफ एक्सटॉर्शन समझ रहा था, लेकिन प्रोडक्ट इतना प्राइसलेस था कि वह उसे छोड़ भी नहीं सकता था। और फिर डोजिन ने जो अगला वाक्य बोला, मैनेजर लिटरली एक्साइटमेंट में अपने होश खो बैठा। उसने बताया कि आज जो बैग लाया है उसके अलावा उसके पास ऐसे प्राइसलेस मैजिक क्रिस्टल्स के करीब 7 और बैग्स मौजूद हैं। बस ये सुनते ही कॉन्ट्रैक्ट निकालकर तुरंत साइन हो गया। कुछ ही मिनट में सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और 67 अरब वॉन सीधे एसईओ डोजिन के बैंक अकाउंट में आ गए। ये करीब $48 मिलियन होते हैं। इस स्पीड पर उसकी एक 110 अरब वोनी वाली लग्जरी हाउस खरीदने की डिस्टेंस भी अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि नॉर्मल गेट्स से हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल्स निकालना टाइम सिंक था। अगर वह किसी तरह फ्रीली रिफ्ट जोन में ट्रैवल कर पाए तो वह खजाने लिटरली मैडमैन की तरह फार्म कर सकता है। उसी समय उसके फोन की स्क्रीन पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज पॉप हुआ। सदर्न यूनाइटेड किंगडम में वेव आउटब्रेक ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था। साथ ही पूरी तरह से यूके जाने पर बैन लगा दिया गया था। रियल वर्ल्ड की इतनी बड़ी समस्या की खबर पढ़ने के बाद डोजिन का मैनेजर को तंग करने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। पहले वह किसी भी देश में हो, किसी भी एसोसिएशन से जुड़ा हो, ऐसी स्थिति में वह खुद रिफ्ट को सील करने पहुंच जाता। बट अब डोजिन वो वाला बंदा नहीं रहा। अब उसकी लाइफ में इससे कहीं ज्यादा जरूरी चीजें। आज की डिनर ट्रीट उसी की तरफ से है। और भाई लोग, आज खाने में मिलने वाला है एक्सपेंसिव मीट। छोटी यून यंग की तो बस नजरें टिकी थी ग्रिल पर रखे पोर्क और बीफ की जूसी मार्बलिंग पर। महंगे साइड डिशेस, प्रीमियम मीट, सब टेबल पर लगातार आ रहा। मेन्यू के भाव देखकर दादी थोड़ा घबरा गई। 2,50,000
1000 वॉन सिर्फ 100 ग्राम के लिए? ये तो बहुत ज्यादा है। डोजिन ने तुरंत दादी की चिंता काट दी। रिलैक्स ग्रैंडमा, आज जितना खाना है खाओ। मेरे पास क्रिस्टल से इतना पैसा आया है कि ये बिल तो पॉकेट चेंज है। यून यंग का पहला बाइट ही उसे उस लग्जरी बीफ की दुनिया में खोने के लिए काफी। डोजिन तो लगातार और मीट ग्रिल पर डालता जा रहा था। दादी बस डरते हुए देख रही थी। अब तो फ्रेश रिब्स, प्राइम रिबे, स्ट्रिप लॉइन, स्कर्ट मीट सब एक के बाद एक टेबल पर आने वाला। दादी सोच रही थी, ये 2.5 लोग इतना खाना कैसे खत्म करेंगे? बट वो अंडर एस्टिमेट कर रही हैं प्रोटैगनिस्ट की भूख को। यून यंग ने दादी का हाथ पकड़कर बोला, ग्रैंडमा बस एक बार ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। दादी अपनी प्यारी पोती की बात कैसे टालती, और बस एक बाइट, और उसी एक बाइट ने उनकी सारी चिंता हवा में उड़ा दी। इसके बाद तीनों की फैमिली डिनर सिर्फ मुस्कुराहट और हंसी से भरी रही। लेकिन डोजिन को क्या पता, उसी वक्त रेस्टोरेंट में एक अटेंशन ग्रैबिंग लड़की इनसाइड आई। जिधर से गुजरती लोग लिटरली अपनी गर्दन मोड़ मोड़ कर उसे देखते जा रहे थे। वो सीधे जाकर एसईओ डोजिन की टेबल पर रुकी और कॉन्फिडेंटली बोली कि उसे उससे बस थोड़ा बात करनी। लेकिन डोजिन उसे बीच में काटते हुए बोला, फैमिली डिनर चल रही है, अगर कुछ कहना है तो खाना खत्म होने के बाद आना, अभी डिस्टर्ब मत करो। लड़की ह्यून जू ह्यून ने अपना नेम कार्ड निकालकर इंप्रेशन जमाने की कोशिश की। लेकिन डोजिन भाई एकदम इग्नोर मोड में, वो बस अपना मीट ग्रिल करता रहा और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और आखिर में वो रिनाउंड एस रैंक हंटर भी अपनी सारी प्राइड निगल कर चुपचाप रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में बैठने पर मजबूर हो गए। जैसे ही वो एस रैंक हंटर नॉर्मल लोगों के बीच आकर बैठी तो जाहिर सी बात थी कि पूरी जगह की नजरें उसी पर अटक गई। लड़के लड़कियां हर तरफ से चोरी छुपे उस औरत को देख रहे थे जो लिटरल मतलब में हीरोइज्म की पीक पर खड़ी है। वो सिर्फ नेशनल रैंकिंग में एस क्लास रैंक 4 नहीं है, बल्कि दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल हीरो लिस्ट में भी उसका नाम आता है। आसपास खड़े हर सिविलियन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन सा बंदा है जो ह्यून जू ह्यून को वेट करवा रहा है। लोगों की फुसफुसाहट को इग्नोर करते हुए जू ह्यून को कुछ मिनट पहले डोजिन के साथ हुई छोटी सी बातचीत याद आने लगी। उसकी जानकारी के हिसाब से सीओ डोजिन ने अपना पहला गेट सिर्फ 2 महीने पहले एंटर किया था और जिंदा बाहर भी निकल आया। अब लोग शक कर रहे हैं कि वो अवेकेंड हो चुका है। सबको तो यही लगता था कि वो मैपो रिफ्ट इंसिडेंट में मर चुका है, लेकिन वो तो यहाँ आराम से अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है। इन सारी वियर्ड डिटेल्स के अलावा उस लड़के की एक तीखी सी नजर ने इस एस रैंकर को भी अनईजी कर दिया था। कोई नया अवेकेंड बंदा 2 महीनों में एस रैंक तक कैसे पहुंच सकता है? यहाँ तक कि वो ऑयल टाइकून कैफमोर, जिसने मैजिक स्टोन्स पर अरबों उड़ा दिए, उसे भी पीक तक पहुंचने में 5 महीने लगे थे। थोड़ा सोचने के बाद जू ह्यून को लगा कि डोजिन के पास जरूर कोई अननोन स्पेशल एबिलिटी होगी। खैर, खाना खाकर डोजिन, ग्रैंडमा और छोटी यून यंग सब खुश मूड में बाहर निकलने लगे। तभी एग्जिट के पास जू ह्यन फाइनली उससे बात करने आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वो बोलती, एक और टटपुंजिया स्टाइल में रेस्टोरेंट में घुस आया, प्योर सुपीरियोरिटी वाली हवाली। डोजिन की आंखें उसे देखते ही और भी तेज हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वह पागल कैंग चिलवू था, जिसको जरा भी उम्मीद नहीं थी कि एसईओ डोजिन अब भी जिंदा होगा, और वो भी इतनी कॉन्फिडेंटली घूमता फिरता। जू ह्युन ने भी उसे देखते ही पहचान लिया। सीधा ट्रबल। रेस्टोरेंट के बीचों बीच माहौल पूरा टेंस हो गया, हवा थम गई। डोजिन ने कंग चिलवू की ऊपरी इंसल्ट्स को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो हवा में तैर रहे हों, और सीधा जू ह्युन को बुलाया। चिलवू तो लिटरली शॉक हो गया जब उसने देखा कि एक एस रैंक हीरो उस कॉकरोच कहे जाने वाले लड़के से बात कर रही है। डोजिन ने कामली जू ह्युन से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी फैमिली को थोड़ी देर संभाल ले, बस उन्हें एक टैक्सी में बैठाकर घर भेज दे, क्योंकि उसे अभी एक ओल्ड डेट कलेक्ट करना था, और वो भी एक घटिया मॉन्ग्रल से। और थैंकफुली ह्यून जू ह्यून बहुत ही सेंसिबल निकली। उसने वैसा ही किया जैसा डोजिन ने कहा था, और ग्रैंडमा व छोटी लड़की को पूरा भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। लेकिन उनकी चिंता साफ झलक रही। टैक्सी दूर जाते ही वो ऑकवर्ड सा खड़ी रह गई, और जैसे ही गाड़ी नजर से ओझल हुई, रेस्तरां के अंदर एक क्रिस्प थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। अब जब उसके लव्ड वंस सामने नहीं थे, एसईओ डोजिन ने अपना पूरा पीजी एक्ट साइड में फेंक दिया और सीधे उस कमीने पर हाथ उठा दिया। वो इतना तेज हिला कि चिलवू को स्विंग दिखा भी नहीं, बस गाल पर जलन का दर्द महसूस हुआ। इतनी शर्मनाक बेइज्जती के बाद चिलवू दांत पीसते हुए वापस हमला करने दौड़ा। एक सर्वर ने डरते डरते लड़ाई रोकने की कोशिश की, क्योंकि अगर अवेकनर्स भड़क गए तो पूरा रेस्टोरेंट ही उड़ जाएगा। लेकिन उसकी रीजनेबल रिक्वेस्ट का जवाब मिला, प्योर अनरीजनेबल हिंसा से। फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। डोजिन ने काल्म रहते हुए सबको बाहर निकल जाने को कहा, क्योंकि आगे सीन बहुत मैस होने वाला। चिलवू तो वैसे भी आसानी से ट्रिगर हो जाता है, प्योर मसल ब्रेन्ड इडियट, जिसके पास ढंग की ट्रैश टॉक भी नहीं। और उसी का नतीजा, उसके चेहरे पर एक और जोरदार पंच। इस बार तो वो पूरी तरह ऑफ गार्ड था। डोजिन की नकल उसके सिर से टकराई और वो हक्का बक्का रह गया। असल में यही वो कमीना है जिसने ओरिजिनल एसईओ डोजिन को गेट के अंदर फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। भले ही वो खुद वो वाला डोजिन नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस फक फेस के लिए नफरत बिल्कुल असली है, और आज उसे साफ साफ बात करनी ही है। गॉब्लिन लुकिंग चिलवू ने घिनौनी हंसी के साथ डोजिन की इविल स्टेप मदर की हरकतें भी उगलनी शुरू कर। ये देखकर डोजिन को समझ आ गया कि इस बेवकूफ से इन्फो निकलवाना तो जितना सोचा था उससे भी आसान। उसने
तुरंत अपना फोन निकाला, वीडियो ऐप खोली और रिकॉर्ड बटन दबा। सीधी साफ कन्फेशन मिल जाए तो आगे का पूरा मामला इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चिलवू ने उसकी नॉनशलेंट एटीट्यूड देखी, वो फिर भड़क गया। उसने अपनी मुट्ठी में पावर गैदर की, दोजिन की मां को गाली दी और पूरी इंटेंसिटी के साथ अटैक कर दिया। वो इस बार सच में एससीओ दोजिन को खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बदमाश का ये प्रिमिटिव अटैक दोजिन की एक्सपर्ट ची मैनिपुलेशन के सामने कुछ भी नहीं था। दोजिन ने उसके वायलेंट पंच को एक सॉफ्ट सा काउंटर टच दिया और उसकी मुट्ठी ऐसे उछल गई जैसे उसने किसी इम्पेनेट्रेबल बाउंसी बैरियर को मारा हो। कैंग चिलवू ने अपने पूरे घटिया करियर में ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। नॉर्मल तो कैंग चिलवू बस ब्रूट फोर्स पर भरोसा करता है, कुछ भी हो किसी भी तरह मार धाड़ करके काम खत्म। लेकिन आज उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी छोटी सी पी ब्रेन की समझ से बहुत बहुत ऊपर है। और तभी एक जोरदार पुश के साथ वो जमीन पर जा गिरा। सीईओ दोजिन ने उसकी गिरती हुई बॉडी की ट्रेजेक्टरी ऐसे फॉलो की जैसे कोई हंटर अपने प्रे से खेल रहा हो। अगले ही पल रेस्टोरेंट में फिस्ट्स क्रैकिंग बोन्स जैसी आवाजें गूंजने लगी। वो पहले वाली सर्वर बुरी तरह कांपते हुए पुलिस डायल करने की कोशिश कर रही, लेकिन कॉल प्रेस होने से ठीक पहले एक नाजुक सी हाथ ने उसका फोन धीरे से छीन लिया। ब्राइट स्माइल के साथ ह्युनजू ह्युन ने उसे भरोसा दिलाया कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, इसलिए अथॉरिटीज को बुलाने की जरूरत नहीं है। सर्वर की आंखों में डर के बीच थोड़ी राहत लौट आई। उधर कैंग चिलवू पर स्लैप्स, स्क्रैचेस और पंचेस बरस रहे थे। उस कमीने को सांस लेने का एक सेकंड भी नहीं मिल रहा था। जू ह्युन की जानकारी के हिसाब से चिलवू एक भी रैंक हीरो है और उस लेवल पर उसे इस तरह गिरा देना ये आम बात नहीं। इस बीट डाउन को देखकर तो साफ लग रहा है कि ड्यूजिन कम से कम ए रैंक पावर लेवल पर खेल रहा है। और फिर भी फाइट पूरी तरह वन साइड है। हालात और बिगड़ने से पहले जू हुआन ने सावधानी से आवाज लगाई, दोजिन बस इनफ। उसे सच में डर था कि अगर ये बीटिंग जारी रही तो कांग चिलवू की मौत भी हो सकती है। दोजिन ने उसकी बात सुनी, उस गॉब्लिन गून के ढीले पड़े शरीर को जमीन पर फेंका और अपने हाथ झटक कर साफ किए। फिर जू ह्युन ने पूछा, तुम्हें चिलवू के बारे में कितना पता है? दोजिन ने साफ कहा, पूरी कहानी नहीं, लेकिन बदला लेने लायक बातें वो जानता है। तभी जू ह्युन ने चेतावनी दी कि ये कमीना कंग यंग पियो से जुड़ा एक एस रैंक हीरो और वो अपने इस डेलिंक्वेंट कजन को बहुत प्रोटेक्ट करता है। दोजिन को ये पहले से पता था और उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जू ह्युन को अपनी जिंदगी में इतना रेकलेस, इतनी बादशाह स्टाइल में जीने वाला आदमी पहले कभी नहीं मिला। वो समझाने लगी कि जब ये मामला कैंग यंग पियो तक पहुंचेगा, ब्लड विल बी स्पिल्ड। लेकिन दोजिन ने उसकी बातों को ऐसे उड़ा दिया जैसे कि ये कोई छोटी मोटी वार्निंग हो। वो आखिरी इंसान है जो किसी हॉट शॉट एस रैंकर से डर जाएगा। उसकी असली परेशानी ये थी कि जू ह्युन उसकी जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा जानती है और ये उसे इरिटेट कर रहा था। अब जब गॉब्लिन गून नीचे पड़ा है, दोजिन का गुस्सा सीधा इस नोसी एस रैंकर पर शिफ्ट हो चुका था। फेस टू फेस खड़े होकर दोजिन ने अपनी फेरल निगाहों से उसे घूरा जैसे किसी भी पल हवा कांप उठेगी। ह्युन जू ह्युन कोई पुशओवर नहीं है। एक सिंपल इंटिमिडेटिंग आई कांटेक्ट से वो हिलने वाली नहीं। वो तुरंत टॉपिक बदलती, हल्का सा अपॉलॉजी देती है और असली एजेंडा पर आती है। वो बताती है कि उसके अंकल ने उसे यहाँ भेजा है बात करने के लिए। और जब उसे पता चला कि दोजिन ने एक पूरा बैग ऑफ हीरोज मैजिक क्रिस्टल्स बेच दिया तो उसके अंदर की एस रैंक हंटर की ग्रीड जाग उठी। अब वो बाकी बचे सारे क्रिस्टल्स खरीदना चाहती, नो मैटर द प्राइस। दोजिन ने साफ चेतावनी, चीप नहीं होगा, मेरे पास रेयर ट्रेजर्स का पूरा स्टॉक पड़ा है। लेकिन जू ह्युन ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि एक एस रैंक हीरो की एसेट आम लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर होती है। मनी कोई इश्यू नहीं, ड्यूजिन भी बेचने से मना नहीं है, बस एक छोटी सी कंडीशन है, एक छोटा सा फेवर। कम से कम किसी रेनॉन्ड एस रैंकर के लिए तो ये कुछ भी नहीं। उधर कहीं शहर के दूसरे कोने में एक्सपेंसिव लिकर बॉटल्स धड़ाधड़ गिर रही। दोजिन की इविल स्टेप मदर पूरी तरह ब्रेक डाउन हो रही है क्योंकि उसे अभी अभी खबर मिली है कि उसका सपोजिडली डेड स्टेपसन जिंदा है और वो भी किसी रेजिलिएंट कॉकरोच की तरह बचकर निकल आया। बेचारा बॉल्डमैन सबॉर्डिनेट तो अंदर से प्रेस एफ वाला मूड महसूस कर रहा है। उसका कहना सही था, हीरो एसोसिएशन ने भी दोजिन को डेड ही माना था, लेकिन इविल स्टेप मॉम एक्सक्यूजेस नहीं चाहती, एक्शन चाहती है। और फिर मामला और खराब हो गया। उन्हें न्यूज मिली कि कैंग चिलवू को दोजिन ने अकेले ही पीट कर हॉस्पिटल लेवल बना दिया है। सिचुएशन से साफ दोजिन को असली कल्प्रिट का अंदाजा लग चुका है। स्टेप मॉम की टांगें कांप गईं, नॉट बिकॉज शी फियर्स दोजिन, बल्कि क्योंकि अगर ये बात उसके फादर या हस्बैंड तक पहुंच गई तो उसकी पूरी पॉलिटिकल गेम खत्म। मीडिया तक बात गई तो उनके कॉर्पोरेट ग्रुप्स स्टॉक प्राइस नोज डाइव कर जाएगी। इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया, मीडिया को इंटरसेप्ट करो, एक भी रिपोर्टर लीक नहीं होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ कर गए तो टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप इंस्टेंट सारे डील कैंसिल कर देंगे और सबसे पहले पुलिस भी उनके पेरोल पर होने चाहिए। गुड थिंग उसकी टीम पहले ही हर एंगल कवर करने निकल चुकी थी। ये देखकर उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई। बॉल्डी डायरेक्टर ली धीरे से फुसफुसाता है कि चाहे वो लोग जितने भी कवर अप जॉब्स कर लें, असली प्रॉब्लम का फंडामेंटल सोल्यूशन तो ये है ही नहीं। और बातों बातों में समझ आता है कि ये बॉल्ड डायरेक्टर शायद इस पूरे हेडेक को खत्म करने का कोई प्लान ऑलरेडी बना चुका है। बस उसे कैंग चियोलवू के कजिन, उस बदनाम कैंग यंग पियो का इस्तेमाल करना है। स्टेप मॉम जैसी औराट को भी उस एस रैंकर के बारे में सब पता है। कैंग चियोलवू भले ही पूरे हीरो वर्ल्ड में ट्रैश कहलाता हो, पर सब जानते हैं कि वो अपने पावरफुल कजिन के कितना क्लोज है। असलियत में चियोलवू तो बस एक पॉन है जो हर तरह का गंदा काम
काम अपने कजन के ऑर्डर्स में करके देता है। दोनों का दिमाग ही खराब। अगर चियोलवू पुलिस के हाथ लग गया और मीडिया ने उसे स्मीयर कर दिया तो उस एस रैंक हीरो की इमेज भी सीधी गिर जाएगी। और सच में कजन ऑलरेडी इस पूरे पीआर डिजास्टर को संभालने के लिए हरकत में आ चुका है। स्टेप मॉम ने मन बना लिया है, उसे जितना जल्दी हो सके कैंग यंग पीओ से मिलना ही पड़ेगा। ऊपर से वो डॉग ह्वांग चंग सब फ्रॉम HCS कैपिटल खुलकर दुश्मनों के साथ जा खड़ा हुआ है। अब वो डोजिन की फैमिली की हेल्प कर रहा है और इसके लिए स्टेप मॉम एक प्रोसिक्यूटर को तुरंत फोन पर चाहती है। जो भी उसे छोड़कर जाएगा उसे पूरा प्राइस चुकाना पड़ेगा। अगले ही दिन कहानी कूदती है कोरिया के 37 रिफ्ट जोन्स में से एक में एंट्री लेती हुई हीरोज की एक पूरी टुकड़ी पर। इन 37 में से 5 जोन्स को सिक्योर्ड गेट्स में बदला जा रहा है। बाकी जोन्स पर सिर्फ हीरो एसोसिएशंस की स्केड्यूल्ड टीम्स ही रेड कर सकती हैं। आज मिस ह्यून जुयन खुद अपनी टीम लीड कर रही है। अपनी एस रैंक ID की वजह से वो किसी भी गेट में अनलिमिटेड एंट्रीज ले सकती है। भीड़ में हर तरह के फैंसी वेपन और इक्विपमेंट वाले हीरो खड़े हैं और उन्हीं के बीच एक लड़का है फटी पुरानी हुडी पहने हुए। जू योन ने आज की हंट के लिए A रैंक जोंगिनजू की क्लियुम गुइल्ड को अपनी टेम्पोररी ग्रुप के तौर पर चुना है। एस रैंक के साथ हंट करने का मौका रेयर होता है, इसलिए गिल्ड वाले पूरे हाइप में है। जू योन कहती है कि बस फन के लिए मसल्स स्ट्रेच करने आई है, पर असली बात यह है कि उसने ये पूरा सेटअप सिर्फ इसलिए किया है ताकि पीछे खड़े उस लड़के सीओ डो जिन को क्लीन एंट्री मिल सके। डो जिन ने डील की थी कि वो अपना बचा हुआ मैजिक क्रिस्टल स्टॉक पाइल मार्केट प्राइस पर जू योन को बेच देगा अगर वो उसे रिस्ट्रिक्टेड रिफ्ट जोन के अंदर ले जाए। उसे बस ज्यादा पैसे कमाने, हायर लेवल जोन्स में शिकार कर। रिफ्ट जोन्स में सच में खजाने भरे होते हैं, लेकिन इतना खतरनाक जोन सिर्फ गारंटी के चक्कर में एंटर कर लेना मूर्खता है। पर जू योन को परवाह नहीं, उसे तो बस हीरो ग्रेड मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए। कुछ मिनट तक डार्क टनल में चलने के बाद ग्रुप चमकीले जंगल वाले इलाके में निकलता है। तभी इंजू की क्यूरियोसिटी फट पड़ती है और वो जूयोन से पूछने लगती है कि आखिर पीछे चल रहा ये लड़का कौन है। जूयोन उसे बस कोई जिसे वो जानती है कहकर टाल देती है, पर कोई उस हाफ आंसर को नहीं मानता। इंजू को तो शक होने लगता है कि कहीं ये क्वीन जूयोन का बॉयफ्रेंड ही ना हो। आखिर बोर्ड होकर जूयोन आधा सच बता देती। ये लड़का उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो उसे एक फेवर ओड करती है। आजकल कौन सा एस रैंक हीरो किसी पर एहसान छोड़ता है। और तभी बातचीत के बीच ऊपर से एक जायंट शैडो सूरज को ढक देता है। सबकी नजरें आकाश की ओर उठ जाती हैं और बीस्ट दिखते ही पूरा माहौल शॉक में जम जाता है। पहला एनकाउंटर भयानक कॉकट्रीज। क्लियोम गिल्ड के A रैंक हीरोज इंस्टेंटली वेपन्स निकाल लेते और पोजीशंस ले लेते और एक्सपर्ट रेडर होने के नाते जू योन पूरी कमांड संभाल लेती है। जिनजू और दोयोन डिफेंस पर, जबकि संग हो उसकी लेग्स को निशाना बनाएगा। जो यॉन रोल्स असाइन ही कर रही थी कि अचानक एक ब्लर सबको पार करता हुआ आगे निकल गया। एक जबरदस्त लीप में उसने अपने और उस उड़ते हुए बीस्ट के बीच की पूरी एरियल दूरी मिटा दी। SEO दोजून ने पूरे ग्रुप के लॉन्ग विंडेड प्लान्स की परवाह ही नहीं की, सीधा 1-on-1 लड़ाई के लिए हवा में कूद पड़ा। क्लियोम गिल्ड वाले लिटरली जॉ ड्रॉप रह गए। इतना ब्रेजन लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा। दोजून ने अपने फिस्ट में एनर्जी गैदर की, फर्स्ट ब्लड लेने को तैयार। इधर चार्ज से पहले गिल्ड मास्टर इंजू अपनी किस्मत को कोस रही थी। गेट में घुसे अभी कुछ मिनट ही हुए थे और सामने इतना ट्रबलसम ओपोनेंट आ गया था। ग्रुप पोजीशन लेने से पहले ही दोजून अपना बैग जमीन पर फेंक चुका था। जब जू यॉन ऑर्डर्स दे रही थी वो हवा को बुलेट की तरह चीरता हुआ आगे निकल चुका था। प्योर स्पीड डीमन। एक सिंगल जंप में उसने उस बर्ड की एरियल एडवांटेज ही खत्म कर दी। ऊपर आसमान में उसने पूरा फील्ड कंट्रोल में ले लिया। उसकी फायरी एनर्जी हवा में जलती हुई महसूस हो रही। वो ओवरग्रोन चिकन उसकी स्पीड और रिएक्शन को मैच ही नहीं कर पाया और नतीजा एक फुल पावर्ड पंच उसकी बीक पर सीधा BAM। बर्ड जमीन पर गिरा। इंसान बादलों में ऊपर उल्टा सीने देखकर कोई भी शॉक हो जाए। 2 जून ग्रुप के सामने उतरा, एक बूंद पसीना तक नहीं। कॉकट्रीज मरने की कगार पर था। उसके चेहरे पर 2 जून के फिस्ट की क्लियर मार्क बनी थी। क्लियोम गिल्ड और उनकी S रैंक कैरी सब डम फाउंडेड खड़े। फिर उन्होंने देखा कि 2 जून ने अपना पैर उठाया और बर्ड के सिर पर लगातार स्टॉम्प करना शुरू कर दिया जब तक वो सीधा मीट पेस्ट ना बन गया। ब्रूटल यस, लेकिन कॉकट्रीज को किल करने के लिए इतनी ही फोर्स चाहिए। हर स्टॉम्प के साथ स्कल क्रैक होने की आवाज और ब्लड स्पर्टिंग देखकर पूरा ग्रुप मॉर्टिफाइड रह गया। अब तो इंजू की क्यूरियोसिटी पीक पर थी। सच कहें तो जू यॉन को खुद भी ज्यादा नहीं पता, बस इतना कि SEO डो जून एक इंसेनली स्ट्रॉन्ग इंसान है। एक्चुअली उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग कहना इंसल्ट है। बहुत कम हीरोज हैं जो ये कर सकते हैं, कॉकट्रीज को लिटरली एक ही ब्लो में फिनिश करना। जू यॉन ने इस अचीवमेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश की और बात अपनी सिस्टर पर घुमा दी क्योंकि वो औरत भी उन टॉप टियर आउटस्टैंडिंग हीरोज में आती है। पर इंजू मान नहीं पा रही थी कि उनके बीच ऐसा हिडन पावर हाउस घूम रहा है। उसने पूरा फाइट सीक्वेंस देखा था, पूरी तरह ऑव में। जू यॉन ने 2 जून की मॉन्स्ट्रस पावर और डिसाइसिवनेस को ध्यान से नोट किया। क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसी समय उसने प्लान्स बदल दी। अब वो 2 जून के साथ सेंटर की ओर जाना चाहती है। बाकी ग्रुप को आउटस्कर्ट्स में छोड़कर वो केयरफुली 2 जून के पास पहुंची जो एक्सपर्ट की तरह कॉकट्राइज का कॉर्प्स कार्व करके लूट निकाल रहा था। उसके बोलने से पहले ही 2 जून ने साफ कह दिया वो लूट उन लोगों से शेयर नहीं करेगा जिन्होंने किल में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। गुड थिंग जूयॉन को कुछ मैजिक क्रिस्टल्स की लालच नहीं थी। वो बस ये प्रपोज करने आई थी कि दोनों गेट के अंदर थोड़ा डीपर जाएं, कुछ ज्यादा चैलेंजिंग उसके करंट एबिलिटीज के लेवल
लेवल का। दो जून ने मुस्कुराते हुए ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ज्यादा हंट, ज्यादा लूट, व्हाई नॉट। गेट का लेआउट जूयॉन को अच्छी तरह पता था, इसलिए लीड वही लेगी। दो जून का काम बस इतना था, उसके करीब फॉलो करना, वरना वो लॉस्ट हो सकता है। और बिना कोई वार्निंग जूयॉन सोनिक बूम छोड़ते हुए आगे निकल गई। दो जून बस शांत खड़ा रहा, उसकी फिगर हॉरिजन में गायब होती देखता रहा। अपना बैग वापस पीठ पर स्लिंग करके दो जून ने रनिंग पोज ले ली, जैसे मसल्स में प्योर एनर्जी स्टोर कर रहा हो। अगले ही पल उसके फर्स्ट स्टेप ने ऐसी एक्सप्लोसिव किक मारी कि क्लियोम गिल्ड के हीरोज तक हवा में हिल गए। इंजू के दिमाग में बस एक कंपैरिजन आया, अगर जूयॉन एक बुलेट है तो ये बंडा लाइट की तरह मूव करता है। दोनों पावर हाउसेस हवा में गायब हो गए और पीछे छूटे मिसलेनियस हीरोज अपने गिल्ड लीडर की तरफ देखने लगे। अब प्लान क्या है? सीधी बात, उन दोनों को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। आज उन्हें मानना पड़ेगा कि वो साइड किक्स हैं, छोटे मोटे फ्राइज। फिर भी गेट बुरा नहीं है, आउटस्कर्ट्स में मॉन्स्टर्स की कमी नहीं। बाहर की दुनिया में लोग इन्हें बड़े ए रैंक हीरो मानते हैं, लेकिन एक असली एस रैंकर के सामने उनकी औकात तक नहीं। जूयॉन और दो जून तो क्लियोम गिल्ड की पूरी फोर्स से कई लीग्स ऊपर हैं। उधर जंगल में उन दोनों की क्रेजी दौड़ जारी थी। ब्रेकनेक स्पीड पर भागते हुए भी जूयॉन बार बार अपने फ्लैंक चेक कर रही थी। क्या दो जून पीछे रह गया? जब उसे दिखा कि लड़का कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो उसने सोचा शायद वो शुरुआत में ज्यादा तेज भाग गई। वो पेस स्लो करने ही वाली थी कि बैम, दो जून अचानक उसके साइड में प्रकट हुआ। पूछ रहा था, थोड़ा फास्ट जा सकते हैं क्या? जूयॉन का कंसंट्रेशन टूट गया, वो ऑलमोस्ट गिर ही गई थी। उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था कि कोई उसकी स्पीड को मैच कर सकता है। पूरे देश में स्पीड के मामले में वो टॉप 2 में आती है, लेकिन लगता है इस लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि डोजून तो उसे डस्ट खिला रहा। कुछ देर बाद डोजून इंटेंशनली रुक गया और उसे चिढ़ाने लगा कि वो जितना दिखा रही थी उतनी फास्ट तो निकली ही नहीं। जूयॉन सांस संभाल रही थी और डोजून की नजरें होराइजन की तरफ उठ गई। सामने आसमान को छूती एक मैसिव माउंटेन रेंज। जब उसने पूछा कि इस रॉकी रेंज के अंदर क्या छुपा है, जूयॉन का चेहरा गंभीर हो गया। वो जगह है थ्रिफ्ट गेट का बॉस मॉन्स्टर का लेयर, किसेरियन। ये किसेरियन कोई मजाक नहीं, 20 मीटर का विशाल ड्रैकोनियन वाइवर्न जैसा बीस्ट। जूयॉन तो उसका नाम सुनकर भी लड़ने का सोचना नहीं चाहती। ऐसे मॉन्स्टर को सब्जुगेट करने के लिए कम से कम 3 कॉम्बैट ओरिएंटेड एस रैंक हीरोज चाहिए। लेकिन दो जून को एक खास बात पता थी, किसेरियन के पास चांस है इमेजिनरी ग्रेड मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप करने का। ये ट्रेजर हाईएस्ट ग्रेड से बस एक स्टेप नीचे होता है। इतना चिकना रिवॉर्ड उसके सामने पड़ा हो तो वो कैसे छोड़ दे? लेकिन जूयॉन वो इस आइडिया को प्योर रेकलेस समझती है और पूरी तरह खिलाफ है। देख लो, दो जून उस ड्रैकोनिक बास्टर्ड से अकेले ही लड़ने निकल पड़ा है, चाहे जूयॉन साथ आए या नहीं। जूयॉन बस देखती रह गई। वो बेखौफ स्पीड बढ़ाता जा रहा था, पहाड़ों को चढ़कर उस बीस्ट को मार गिराने के इरादे से। उसको लग रहा था उसके पास कोई चॉइस ही नहीं, इस पागलपन में दो जून को फॉलो करना ही पड़े। 3 एस रैंक हीरोज को परेशान कर देने वाले बीस्ट को अकेले मारने का ये ओवर कॉन्फिडेंट प्लान सच में जूयॉन की स्पाइन तक हिला चुका था। पर असली शॉक तो तब लगा जब वो साइट पर पहुंची और काइसेरियन पहले से ही उसके पैरों के नीचे डेड पड़ा था। फाइट तो खत्म हो चुकी थी। इस बीच हुआ क्या, उसे अंदाजा तक नहीं। हमारा बॉय आराम से क्रीचर की लाश से अपना नाइफ निकालता है, जैसे ये कोई हल्का सा काम हो। जूयॉन बिल्कुल स्पीचलेस, क्योंकि जिस मॉन्स्टर को इसने अभी अभी पटका है वो कोई नॉर्मल बॉस नहीं है। वो याद करती है पार्क हेयोल को, एक मशहूर एस रैंक हीरो जिसकी रेपुटेशन ही काइसेरियन जैसे मॉन्स्टर्स को हंट करने पर बनी है। लेकिन पहली बार जब उसने काइसेरियन हंट करने की सोची, वो अकेला नहीं गया था। उसने 30 ए रैंक हीरोज साथ लिए थे। फिर भी ए रैंक का पूरा स्क्वाड वहीं स्लॉटर्ड हो गया। सिर्फ पार्क हेयोल जान बचाकर निकल पाया, वो भी मौत की कगार पर पहुंचकर। फिर उसने सोचा कि रीमैच करेगा, लेकिन इस बार बैकअप छोटा नहीं था। एक और एस रैंक हीरो प्लस 100 ए रैंक हीरो, प्रैक्टिकली एक छोटी आर्मी। फाइट बेहद ब्रूटल हुई। प्लान सिंपल था, उसके विंग्स छेद दो, उसकी फ्लाइट रोक दो। फिर हर तरफ से बराज ऑफ अटैक्स, प्योर केओस। 100 आदमी बनाम एक गोरिल्ला वाली डिबेट, याद दिला देने वाली फाइट। और हाँ, इस बार किसेरियन मरा, लेकिन उस विक्ट्री की कीमत ज्यादातर हीरोज वहीं बुचर्ड हो गए। कुछ ही लोग जिंदा लौटे, और जो डैमेज हुआ वो इतना भारी था कि स्वीट लाइफ गिल्ड आज तक 3 साल बाद भी उस घटना से रिकवर नहीं कर पाया है। और इधर दो जून ने वही मॉन्स्टर अकेले चुटकी में निपटा दिया। और यकीन मानो, ये दिखने में एवरेज लुकिंग जो वाला बांडा उसी किसेरियन मॉन्स्टर को बिना ज्यादा मेहनत के हरा चुका है। मजेदार बात यह है कि जैसे ही जूयॉन उसे घूरती रहती है, दोजिन एकदम चिल होकर बोल देता है कि ऐसे हवा से लड़ने से तुम्हें इन प्रेशियस जेम्स में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसकी ये बात उसे थोड़ी अनॉय तो करती है, लेकिन जूयॉन ज्यादा फोकस इस बात पर है कि ये आदमी आखिर है कौन। अगर वो खुद अपनी आंखों से वो फाइट ना देखती तो कभी यकीन नहीं करती। वही टेरिफाइंग किसेरियन जिसे देखकर ए रैंकर्स भी शॉक हो जाते हैं, उसे इस बंदे ने सिंगल स्ट्राइक में साफ उड़ा दिया। और उधर डोजिन भाई ने आराम से क्रीचर के शरीर से एक ऑसम लुकिंग मैजिक स्टोन हार्वेस्ट भी कर लिया। वो उसे देखते हुए कहता है कि अब उसे किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं, अब से वो सोलो ही फाइन है। वो तो उस ड्रैगन जैसी बीस्ट के क्लॉज, टीथ और बाकी वैल्यूएबल्स तक लेने से मना कर देता है। कोई भाव ही नहीं, बस सीधा रिजेक्ट। और इससे वह एस रैंक हंटर लिटरली स्टन्ड फॉर लाइफ रह जाता। उसके लिए असली चीज बस मॉन्स्टर क्रिस्टल्स इकट्ठा करना है।
इतना तक कि वो साफ बोल देता है कि बाकी जितने वैल्यूएबल्स हैं वो सब जू यॉन ही रख ले, उसको एक तरह से पेमेंट मानकर। जू यॉन भी क्रीचर को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि उसे भी उससे कुछ नहीं चाहिए। शाम होते होते बाकी ग्रुप के लोग लिटरली शॉक में हैं। एक अकेले आदमी ने 3 बैग्स भरकर मैजिक स्टोन्स इकट्ठा कर ली। ए रैंकर्स के लिए भी ये अनबिलीवेबल है। उनकी गिल्ड को इतना लूट हासिल करने में कम से कम 20 घंटे लगते और इंग्रेडिएंट क्वालिटी देखते हुए शायद 3 दिन से भी ज्यादा। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये बांडा है कौन? सबकी नजरें अब जू यॉन पर हैं, जिसने उसे साथ लाया था, और वो भी उतनी ही कंफ्यूज है। उसकी बात सुनकर ए रैंक गिल्ड मास्टर भी समझ नहीं पाता कि कैसे डूजिन ने बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के कसारियन को हरा दिया। सिर्फ इस एक अचीवमेंट से ही डूजिन कोरिया के हीरो रैंक में सबसे ऊपर खड़ा है। अनपैरेलल इन माइट, लिटरल वर्ड्स, आवर बॉय इज बिल्ट डिफरेंटली। ए रैंकर तो यहाँ तक सोचती है कि अपने लेवल पर वो शायद पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, और सच कहें तो उसे देखकर कोई भी अमेज्ड हो जाए।